प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 138। उम्मीद है कि अगली बार जब तुम्हारा फोन आए तो तुम एक अलग ही जिंदगी जी रहे होगे। होटल से बाहर निकलने के बाद देवांश को एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक ही वक्त का खाना खाया था और बाहर अखाड़ा पहले ही बिखर चुका था। सैलानी 3 या 5 के समूहों में अपने अपने होटलों की ओर लौट रहे थे। कुछ दिल खोलकर हंस रहे थे तो कुछ बड़बड़ा रहे थे, जिससे उनकी हार जीत साफ झलक रही थी। इस विशाल भीड़ को देखकर देवांश और भी गहराई से समझ गया कि जाकिर कुरैशी को कपूर परिवार की चापलूसी क्यों करनी पड़ती थी। सिर्फ इन लोगों के ठहरने का किराया ही हरिहरेश्वर के लिए अच्छी खासी कमाई ला सकता था, और इसमें अगर उनके खाने पीने, घूमने फिरने और मनोरंजन का खर्चा जोड़ दिया जाए तो ये जमा हुई रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। और देवांश की नज़र जहां तक जा रही थी, वहां मौजूद बारबेक्यू के ठेले भी लोगों से खचाखच भरे थे, जो कमाई का एक और बड़ा जरिया था। हालांकि देवांश को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने बस एक नज़र उन पर डाली और फिर ध्यान हटा लिया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से कस्बे के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। रात के अंधेरे में देवांश जल्दी ही कस्बे के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उसने सटीक रूप से उस जगह को ढूंढ लिया जिसने उसे पहले थोड़ा चक्कर सा महसूस कराया था। वहां हरिहरेश्वर लिखा हुआ एक पत्थर का खंभा खड़ा था। फिर उसने अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई, कस्बे से बाहर निकला और फिर जैसे वह पहले कर रहा था उसी की नकल करते हुए वापस अंदर चला गया। लेकिन इस बार कोई चक्कर जैसा एहसास नहीं हुआ और उसके आसपास सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हालांकि देवांश का इरादा अभी हार मानने का नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई और कस्बे के किनारे किनारे बेतहाशा दौड़ लगा दी। हरिहरेश्वर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। इसके किनारे किनारे पूरा एक चक्कर लगाने में वाकई थोड़ा समय लग गया। भले ही देवांश की दौड़ने की गति धीमी नहीं थी और उसके पास अपनी दिव्य दृष्टि की मदद थी, फिर भी उसे कस्बे का पूरा चक्कर लगाने और हरिहरेश्वर के पत्थर वाले खंभे तक वापस आने में 1 घंटा लग गया। इस जांच पड़ताल के बाद देवांश को एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर मिली। अच्छी खबर ये थी कि कोई असामान्यता नहीं थी। बुरी खबर ये थी कि कोई असामान्यता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, ये पूरा चक्कर बेकार गया। कुछ भी हासिल न होने पर भी देवांश निराश नहीं हुआ। इसके बजाय उसने पत्थर के खंभे को थपथपाया, अपनी दिव्य दृष्टि वापस खींच ली, अपने हाथ जेब में डाले और इत्मीनान से वापस छोटे से कस्बे में चला गया। करीब करीब आधी रात हो चुकी थी और बारबेक्यू रेस्तरां में अभी भी शराब पीने और देर रात का नाश्ता करने वाले सैलानियों के अलावा सड़कों पर शायद ही कोई बचा था। जैसे ही वह एक कबाब के ठेले के पास से गुजरा, अचानक एक जानी पहचानी लेकिन अजनबी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे तेरी! देवांश, क्या वाकई ये तुम हो? मुझे लगा था कि तुम्हारे लेनदारों ने तुम्हें पीट पीट कर मार डाला होगा। इससे पहले कि देवांश कुछ समझ पाता, एक भालू जैसी जकड़ ने उसे कसकर गले लगा लिया। अगर देवांश पुराना वाला देवांश होता तो उस आलिंगन में उसका दम ही घुट जाता। इसी पल देवांश ने उस शख्स को पहचान लिया, देवांश का यूनिवर्सिटी रूममेट रोहन देशमुख। वह एक उत्तर भारतीय था, हटा-कटा, गठीला शरीर और उनके हॉस्टल के कमरे में सबसे अच्छा लड़का था। उन दिनों कॉलेज के सारे लड़के देवांश को अपना रकीब, प्यार का दुश्मन मानते थे और अक्सर उस पर घात लगाकर हमला करते थे। ये हमेशा रोहन देशमुख ही था जो उसके लिए खड़ा होता था, विरोधियों को मार मार कर नीला पीला कर देता था। कशिश खन्ना और उसके मौजूदा 2 लोगों वाले हॉस्टल रूम के विपरीत, जब देवांश यूनिवर्सिटी में था तो एक कमरे में 4 लोग रहते थे।
उम्र के हिसाब से रोहन सबसे बड़ा था और देवांश सबसे छोटा, चौथे नंबर पर। रोहन को पहचानने के बाद यूनिवर्सिटी के वो सुनहरे दिन तुरंत उसके दिमाग में ताज़ा हो गए। उन चारों का एक साथ क्लास बंद करना, एक साथ पूरी रात जागना, एक साथ लड़ना, एक साथ लड़कियों को ताड़ते हुए सड़कों पर घूमना, एक साथ परीक्षा के लिए रट्टा मारना और रूममेट्स को लड़कियां पटाने में मदद करने के लिए एक साथ साजिशें रचना। उस समय देवांश का सिया को जीत पाना काफ़ी हद तक उसके तीनों रूममेट्स की बदौलत ही था। इसके अलावा उनका रिश्ता हमेशा से मजबूत रहा था और ग्रेजुएशन के बाद भी वे संपर्क में रहे थे। जब देवांश की शादी हुई और बच्ची हुई तो उसके तीनों रूममेट्स बिना एक शब्द कहे हजारों मील का सफर तय करके देवांश की शादी की दावत में शामिल हुए थे। जिस बात ने देवांश को सबसे ज्यादा भावुक किया था वह ये थी कि जिस दौरान पीहू की बीमारी का पता चला था, चाहे उनकी अपनी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, उसके तीनों भाइयों ने तुरंत उसे 20-20 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे। बाद में जब देवांश मजबूर हुआ और उनसे फिर पैसे मांगे तो उन्होंने बिना दोबारा सोचे सीधे 10,000, 5,000 देवांश के कार्ड में डाल दिए और कभी भी वापसी का जिक्र नहीं किया। उसके भी बाद जब देवांश शराब और जुए की लत में पड़ गया और उसे कहीं से पैसे नहीं मिल रहे थे तो वह उनसे झूठ बोलता था कि पीहू ठीक नहीं है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। उस समय वे सिया से उसकी असलियत जान चुके थे, लेकिन फिर भी वे उसके अकाउंट में कुछ पैसे डाल ही देते थे, हालांकि अब बड़ी रकम नहीं बल्कि 500 या 200 के आसपास। जब तक कि एक बार देवांश एक और जुए के अड्डे पर 1 लाख का कर्जदार नहीं हो गया और पकड़ा गया। लोग उसके हाथ काटने की धमकी दे रहे थे। उस समय मजबूर होकर सिया को रोहन को फ़ोन करना पड़ा और पूछना पड़ा कि क्या किया जाए। रोहन ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया और बाकी 2 भाइयों और 1 लाख रुपये लेकर मुंबई आ गया। फिर देवांश को जुए के अड्डे से छुड़ाया। तब भी उन्होंने देवांश से कोई कड़वी बात नहीं कही, बस उसका कंधा थपथपाया और गहरी आह भरी। सिर्फ जाते समय दूसरे भाई समीर जोशी ने देवांश से संजीदगी से कहा था, सच तो यह है, हमें बहुत पहले से पता था कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे भाई होने के नाते हम नहीं चाहते थे कि तुम ठंड या भूख से तड़पो, इसलिए हम तुम्हें बार बार पैसे भेजते रहे। हम सब जानते हैं कि तुम संघर्ष कर रहे हो और हम जानते हैं कि जिंदगी बहुत कमीनी है, लेकिन ये तुम्हारे गिर जाने की वजह नहीं हो सकती। हमें उम्मीद है कि तुम जल्द ही खुद को संभाल लोगे और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाओगे जैसे हम उठा रहे हैं। अलविदा भाई, उम्मीद है कि अगली बार जब तुम्हारा फोन आए तो तुम एक अलग ही जिंदगी जी रहे होगे। उसके बाद देवांश को पल भर के लिए अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने अपने फ़ोन से तीनों भाइयों के नंबर डिलीट कर दिए, क्लास के ग्रुप चैट से बाहर निकल गया और सिया के फ़ोन से भी उनके नंबर हटा दिए। इतना ही नहीं, उसने सिया को भी अपना नंबर बदलने पर मजबूर किया। इस तरह उनसे पूरी तरह से नाता तोड़ने की कोशिश की ताकि वह अपने अंदर के अपराध बोध से बच सके और दोबारा उनसे पैसे उधार न मांग सके। सिया भी उन्हें और नहीं फंसाना चाहती थी, इसलिए जब देवांश ने नंबर डिलीट किए और नंबर बदलने को कहा तो उसने उसे रोका नहीं। नतीजा ये हुआ कि अगले 1 साल तक देवांश का उनसे संपर्क पूरी तरह टूट गया। यहाँ तक कि जब पीहू बीमार पड़ी तो सिया भी कुछ समय के लिए उन तीनों से संपर्क नहीं कर पाए। वरना देवांश को यकीन था कि अगर सिया ने कहा होता तो वे तीनों अपना सब कुछ बेचकर भी पैसे इकट्ठा करते और उसे भेज देते। इन पुरानी घटनाओं को याद करके देवांश आह भरे बिना नहीं रह सका। एक स्थिर मन होने के बावजूद इससे उसकी भावनाओं का उफान कम नहीं हुआ। उसकी मृत्यु और उसके विलीन होने से पहले उसके गुरु के शब्दों में, भले ही कोई पुनर्जन्म के स्वर्गीय नियम को समझ ले और नश्वर दुनिया के पार देख ले, लेकिन कोई भी कभी भी 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को पूरी तरह से नहीं काट सकता। भले ही वह स्वर्गीय संत हो, जब उसके दोस्त और परिवार पीड़ित होते हैं तो क्या वह भी गुस्से से नहीं भड़क उठता? देवांश, मेरे कई शिष्यों में तुम्हारी भावनात्मक जड़ें गहरी हैं। शायद केवल तुम ही अमर सम्राट के पद के बारे में सोच सकते हो। अंत में उसके गुरु के शब्द भविष्यवाणी साबित हुए। उनके कई वरिष्ठ शिष्यों में से केवल उसने ही वास्तव में चरम सीमा तक साधना की और अमर सम्राट का सर्वोच्च पद हासिल किया। बड़े भाई, मैंने पिछले कुछ सालों में तुम्हें बहुत परेशान किया है, मुझे माफ कर दो। देवांश ने माफी मांगी। भले ही वह खुद स्पष्ट नहीं था कि उन वर्षों में वह ऐसा क्यों हो गया था, लेकिन जो उसने उस समय गलत किया वह गलत था और कोई भी बहाना काम का नहीं था। उसे माफी मांगनी ही थी जब माफी की जरूरत थी। फिर उसे अपनी गलतियों को सुधारने और जो कर्ज उस पर था उसकी भरपाई करने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। अध्याय 139, अब और नहीं चुका सकता, मेरी जिंदगी खत्म है भाई। रोहन ये सुनकर सन्न रह गया, फिर देवांश को छोड़ा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ये देखकर कि वह अच्छे मूड में है, उसने लाल आंखों से कहा, तुम्हें ठीक देखकर मुझे तसल्ली हुई। हम भाई हैं यार, माफी की कोई जरूरत नहीं है। चलो कुछ कबाब खाते हैं भाई। देवांश बहुत कम ही किसी पुराने परिचित से मिलता था और हालांकि वह भावनाओं से आह भरे बिना नहीं रह सका, लेकिन वह बहुत अच्छे मूड में भी था। इसलिए वह रोहन के साथ उसकी पिछली मेज पर वापस गया और बैठ गया, कबाब खाने लगा।
रोहन को चिंता थी कि खाना कम पड़ जाएगा, इसलिए उसने मालिक से और कबाब लाने को कहा। फिर उसने बियर की एक पेटी मंगवाई, देवांश के साथ पूरी पीने की तैयारी में। देवांश ने देखा कि जहां रोहन खुश था वहीं उसकी बाहों के बीच उदासी की एक झलक थी और मेज पर पहले से खाली बियर के डिब्बे पड़े थे जो साफ बता रहे थे कि वह अकेले पी रहा था। इसलिए उसने पहल करते हुए पूछा, तुम तो जयपुर में सेटल हो रहे थे ना, मुंबई कैसे पहुंच गए? ये सुनकर रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उसने बात टालते हुए कहा, बस नया साल है तो थोड़ा रिलैक्स करने निकल आया, कल वापस जाने का प्लान है। देवांश ने देखा कि वह सच नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने जोर देकर पूछा, और भाभी कैसी हैं? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? उसे याद था कि रोहन की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि इतने सालों बाद अब तक उनकी शादी हो चुकी होगी। रोहन एक पल के लिए खामोश रहा और बियर का एक घूंट लेने के बाद आखिरकार बोला, हमारा ब्रेकअप हो गया, 6 महीने पहले ही अलग हो गए। ये सुनकर देवांश चौंक गया। फिर समय को याद करते हुए गंभीर चेहरे के साथ पूछा, क्या यह उस वजह से हुआ जब तुमने मुझे पैसे देकर जमानत पर छुड़ाया था और भाभी से झगड़ा हो गया था? ये सुनकर रोहन मुस्कुराया, अपनी बियर की बोतल देवांश की बोतल से टकराए और फिर बेपरवाह होने का नाटक करते हुए बोला, ज्यादा हवा में मत उड़, समझे? तुझे छुड़ाना 1.5 साल पहले की बात है और मेरा ब्रेकअप 6 महीने पहले हुआ, बीच में पूरा 1 साल है, इसका तुझसे क्या लेना देना? देवांश जानता था कि उसने ये तसल्ली देने के लिए कहा है, लेकिन देवांश को ये बिल्कुल साफ था कि जब तक उनका ब्रेकअप उसे छुड़ाने से पहले नहीं हुआ था, यह मामला उससे जुड़ा हुआ ही था। आखिरकार मैंने ही तुम्हें नीचे खींच लिया। देवांश ने अपनी गलती फिर मानी, उसके व्यवहार में पूर्व अमर सम्राट वाला कोई अहंकार नहीं था। ये सुनकर रोहन के मुंह से तुरंत एक देसी गाली निकल गई, अबे साले, मैंने कहा ना, इसका तुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो कमीनी मुझे धोखा दे रही थी और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं नहीं चाहता था कि तू मेरा मजाक उड़ाए, लेकिन तू तो सारा इल्जाम अपने सिर लिए जा रहा है। देवांश की बियर की बोतल आधे रास्ते में ही रुक गई, समझ नहीं आया कि पिए या नहीं, और बस वहीं जम गया। अब तुझे पता चल गया कि तेरा भाई लुट गया, खुश है अब? छोड़ यार, उस डायन की बात मत कर, तेरा भाई बहुत पहले ही आगे बढ़ चुका है, चल पीते हैं। रोहन ने अपनी बियर की बोतल देवांश से टकराई और फिर गटागट पी गया। उसे इस तरह पीते देख देवांश समझ गया कि वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन देवांश ने उसकी पोल नहीं खोली, बस उसके साथ पीता रहा। हालांकि देवांश की मौजूदा साधना के साथ उसे नशा चढ़ना मुश्किल था। आधी पेटी बियर के बाद भी देवांश होश में था, लेकिन रोहन का सिर घूमने लगा था और वह बड़बड़ाने लगा, अपनी गर्लफ्रेंड के अतीत की सारी बातें उगलने लगा। पता चला कि रोहन की गर्लफ्रेंड उनकी कंपनी में एक रिसेप्शनिस्ट थी जिसका नाम अलीशा रॉय था। वह खूबसूरत और लंबी थी, खासकर उसकी आंखें, जिन्हें रोहन ने बताया नशीली और कातिलाना। रोहन को उस समय कंपनी में 1 साल से ज्यादा हो चुका था और अपनी बेहतरीन काबिलियत के साथ उसका करियर उड़ान पर था। वह वाकई अपने सुनहरे दौर में था। कंपनी में कई महिला सहकर्मी थीं जो उसे पसंद करती थीं, लेकिन अंत में वह उस रिसेप्शनिस्ट अलीशा के मोहजाल में फंस गया। शुरुआत में उसने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन कुछ समय तक उसे डेट करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका उसे पसंद करना दिखावा था, वह सिर्फ उसके पैसे पसंद करती थी। उसने न केवल उसके कई ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में मदद की, बल्कि उसकी लग्जरी चीजों की भूख को भी शांत करना पड़ा। शुरुआत से ही अलीशा का इरादा शादी का नहीं था, बल्कि वह एक जोंक थी जो उसे चूस कर सुखा देना चाहती थी। उस समय वह अलीशा की खूबसूरती में ऐसा फंसा था कि निकल नहीं पा रहा था। वह बस उसे खुश रखना चाहता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी अच्छी खासी सैलरी भी कम पड़ने लगी और उसने बहुत सारा ऑनलाइन कर्ज भी इकट्ठा कर लिया। बाद में जब देवांश मुसीबत में था, रोहन ने देवांश को 20,000 रुपये ट्रांसफर किए। अलीशा तुरंत भड़क गई, ये कहते हुए कि उसने काफी समय से 20,000 से ज्यादा का एक बैग पसंद कर रखा था और उसने वो पैसे किसी बाहरी को दे दिए। उस पल से रोहन का नशा थोड़ा उतरने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस औरत के साथ वह है, उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उसने खर्चे कम करना शुरू कर दिया और अलीशा ने, जैसा कि उम्मीद थी, अपना असली रंग दिखाया। उससे लगातार झगड़ने लगी और आखिरकार कंपनी में भी तमाशा खड़ा कर दिया, जिससे वहां उसकी छवि को भारी नुकसान पहुंचा। कई बिजनेस के मौके उसे नहीं मिले, जिससे उसके करियर में भारी झटका लगा। और इसी समय जब वह होश में आया तो उसने पाया कि अलीशा कई दिनों से उसके किराए के कमरे पर नहीं लौटी थी। थोड़ी जांच पड़ताल से पता चला कि वो कमीनी पहले ही कंपनी के किसी दूसरे मैनेजर के बिस्तर पर पहुंच चुकी थी। रोहन असल में उस कमीनी से भिड़ने गया था, लेकिन उस मैनेजर ने उसे सीधे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी जाने के बाद जो ऑनलाइन लोन उसने लिए थे वे जल्दी ही बकाया हो गए और उसे डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया गया। ये साफ था कि वह बड़े शहर में गुजारा नहीं कर सकता, इसलिए बहुत भटकने के बाद उसने यहाँ की बस पकड़ी, ये सोचकर कि अंडरग्राउंड बॉक्सिंग में हिस्सा लेगा और देखेगा कि क्या वह अपने ऑनलाइन कर्ज चुका सकता है।
हालांकि कुछ ही घूंसों के बाद वह देर हो गया, इसलिए उसने फैसला किया कि कल यहाँ से चला जाएगा और काम करने के लिए कोई नया छोटा शहर ढूंढेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जाने से ठीक पहले वह देवांश से मिल जाएगा। कुल मिलाकर कितना ऑनलाइन कर्ज है? देवांश ने रोहन का दुखड़ा सुनने के बाद पूछा। सोने की ईंटें और जेड खरीदने के बाद उसके पास केवल 10 लाख से थोड़ा ज्यादा बचा था, इसलिए अगर रोहन पर बहुत ज्यादा कर्ज हुआ तो उसे रिया कपूर के पास जाना पड़ेगा। रोहन नशे में था और उसने ज्यादा नहीं सोचा, सच सच बता दिया। मूलधन 5 लाख से ऊपर था और अब ब्याज जुड़ते जुड़ते यह इतना हो गया है कि चुकाया नहीं जा सकता। मेरी जिंदगी खत्म है भाई। ये तो ठीक है, ज्यादा नहीं है। देवांश अपने आप बड़बड़ाया, फिर रोहन से पूछा, तेरा अकाउंट नंबर क्या है? मैं कुछ ट्रांसफर कर देता हूँ। रोहन को नहीं पता था कि देवांश के कुछ ट्रांसफर करने का मतलब अपने 10 लाख से ज्यादा रुपये ट्रांसफर करना था। उसने सोचा कि यह कुछ हजार या 10-20 हजार होंगे, इसलिए उसने सीधे हाथ हिला दिया और कहा, रहने दे यार, तेरी जिंदगी अभी तो पटरी पर आ रही है। तेरा भाई होने के नाते मैं तुझे फिर से नीचे नहीं खींच सकता। पैसे अपने पास रख और भाभी और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख। हमने भाभी को पटाने में तेरी मदद की थी, अब हमारी वजह से तू उनके सामने सिर झुकाकर न खड़ा रहे, ऐसा मत होने देना। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि देवांश अपना फोन निकालकर उसे वीचैट पर जोड़ने और पैसे ट्रांसफर करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, उसने एक चुभती हुई आवाज सुनी। ये तो सच में तुम हो रोहन, तुम कचरा। अपनी हालत देखो कैसी हो गई है। अच्छा हुआ कि मैं इतनी अंधी नहीं थी जो तुम्हारे साथ रहती, वरना न जाने क्या क्या मुसीबतें और दुख झेलने पड़ते। अध्याय 140। अगर इसे 2 तमाचे नहीं जड़े तो यह वाकई नाइंसाफी होगी। आवाज सुनकर देवांश ने कनखियों से देखा तो पाया कि 4-5 लोगों के समूह के बीच बोलने वाली एक महिला थी जिसके नैन नक्श ठीक ठाक थे। कड़ाके की ठंड में भी उसके निचले हिस्से में केवल बहुत छोटे हॉट पैंट थे, जिससे उसकी 2 सीधी लंबी टांगें दिख रही थीं जो काली फ्लीस लाइन वाली स्टॉकिंग्स में लिपटी थीं। हालांकि उसके ऊपरी शरीर पर मिंक का फर लिपटा हुआ था, लेकिन उसने नीचे एक कैमिसोल पहन रखा था और मिंक का फर, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, आधा नीचे खिसक गया था, जिससे उसके कंधे और कॉलरबोन पूरी तरह से दिख रहे थे, जो इस जमा देने वाले मौसम में वाकई एक नज़ारा पेश कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ आम लोगों के लिए था। देवांश की नज़र में वह एक मामूली छिछोरी औरत से ज्यादा कुछ नहीं थी। बिना रोहन के बताए देवांश बता सकता था कि यह महिला अलीशा नाम की रिसेप्शनिस्ट होनी चाहिए। बस बात यह थी कि वो इतनी इत्तेफाक से यहाँ कैसे आ गई। देवांश ने रोहन की ओर देखा, उसे लगा कि कुछ मामलों की गहराई ऐसी हो सकती है जो उसने उसे पूरी तरह नहीं बताई। अलीशा। रोहन, जो आधा नशे में और आधा होश में था, उस आवाज को सुनते ही तुरंत होश में आ गया। उस औरत को घूरते हुए और लगभग अपने दांत पीसते हुए उसका नाम पुकारा। उसकी आंखों में गुस्सा बेकाबू होकर उमड़ पड़ा। अलीशा ने उसके शब्दों पर ठंडी आह भरी, फिर रोहन को देखा और डांटा, क्या मेरा नाम तुम ले सकते हो? और क्या मैंने तुमसे हरिहरेश्वर से दफा होने के लिए नहीं कहा था? तुम अभी भी यहाँ रुकने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें काफी नहीं पीटा? ये सुनकर देवांश ने रोहन की ओर देखा, पाया कि वह भी संयोग से वापस देख रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और लाचारी के भाव थे। उसका चेहरा देखकर देवांश कमोबेश स्थिति का अंदाजा लगा सकता था। अलीशा, हद में रहो, रोहन ने दांत पीसते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। मैं हद पार कर रही हूँ, तुम मेरा क्या कर लोगे? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो और मुझे मारो, क्या तुम में हिम्मत है? अलीशा ने हिकारत भरी निगाहों से कहा। रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह उठकर कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन ये देवांश था जो खड़ा हुआ और अलीशा की ओर बढ़ा, चलते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैंने इतनी जिंदगी जी ली और यह पहली बार है जब मैंने किसी को ऐसी बेतुकी मांग करते सुना है। ये कहते समय उसकी आवाज बहुत सर्द थी। दूसरों को शायद कुछ महसूस न हुआ हो, लेकिन अलीशा के कानों में ये लहरों की तरह ठंडक बनकर सीधे उसके दिमाग में घुस गई, उसे वहीं जमा दिया। ये दक्ष स्तर के 6ठे चरण का पूर्ण दबाव था। थोड़ी सी भी ठंडक सामने वाले के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन बना सकती थी। रोहन जानता था कि उसका चौथा भाई वफादार है और उसे डर था कि वह मुसीबत मोल ले लेगा, इसलिए वह जल्दी से उठा और उसे रोका। दबी आवाज में सलाह दी, देवांश, जोश में मत आ। सामने वाले सारे प्रशिक्षित फाइटर हैं, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। देवांश उसकी बातों पर मुस्कुराया, अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो वे अब तक नीचे पड़े होते। अरे यार, क्या मैं तेरी औकात नहीं जानता? कॉलेज में कौन रोते रोते पिटता था और कौन तुझे उन्हें वापस पीटने ले जाता था? क्या तुझे अपनी कोई खबर नहीं है? रोहन जब भी उन सालों के बारे में सोचता उसके होठों पर मुस्कान आ ही जाती। जाहिर है कॉलेज का वह समय उसके लिए भी बहुत खुशहाल और कीमती था। क्या इस भाई के हाव भाव देखकर लगता है कि यह मेरे रॉकी भाई के साथ दो हाथ करना चाहता है? सामने की भीड़ में एक युवक ने ताना मारा।
जैसे ही ये शब्द निकले, सामने से किसी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। क्या उसे नहीं पता कि मेरा रॉकी भाई स्टेट बॉक्सिंग टीम से है? उसके साथ भिड़ना मतलब बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस जलाना है, मौत को दावत देना। ये सुनकर देवांश ने उन दोनों को ठंडी निगाहों से देखा और उन्हें तुरंत ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फ के तहखाने में गिर गए हों। उनका पूरा शरीर तुरंत ठंडक में लिपट गया, जिससे वे बेकाबू होकर कांपने लगे। उनमें से एक बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया, साला ये कैसा मौसम है, इतनी ठंड है, क्या कोई बर्फीली हवा चल रही है? ये सुनकर अलीशा, जो सन रह गई थी, होश में आई। देवांश के प्रति उसके पल भर के डर को उसने तुरंत ठंड के मौसम की वजह समझ लिया। ओए हवा में उड़ने वाले बेवकूफ, तू मेरे रॉकी सेठ को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुझे शायद मौत शब्द लिखना नहीं आता है ना? अलीशा ने हिकारत से कहा। इस पर रोहन भी बोला, देवांश को सलाह दी, समझदार आदमी तब नहीं लड़ता जब पासा पलटा हो। वह रॉकी साल्वी नाम का बंदा वाकई स्टेट बॉक्सिंग टीम से है। मुझे अभी उसने स्टेज से नीचे पीटा था और मेरी पीठ अभी भी दुख रही है। ये सुनकर देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, पाया कि रोहन की पीठ पर वाकई चोट का निशान था। इसलिए उसने उसमें आत्मिक ऊर्जा प्रवाहित की और वह जल्दी ही ठीक हो गई। हालांकि रोहन को इसका पता नहीं चला। रोहन की अंदरूनी चोट को ठीक करने के बाद देवांश अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कौन परवाह करता है कि वह किस टीम में है, बस एक तमाचे की बात है। छोड़ो और देखो कि तुम्हारा भाई उन्हें कैसे सबक सिखाता है। मैंने कहा, क्या तू अपना मुंह थोड़ी देर बंद नहीं रख सकता? 2 बोतल क्या पी ली, खुद को बाहुबली समझने लगा। तू मुझे तो हरा नहीं सकता, तो उन्हें कैसे हराएगा? रोहन देवांश पर आंखें तरेरे बिना नहीं रह सका। सोच रहा था कि यह बंदा वाकई नशे में है, वरना इतना अहंकार नहीं दिखाता। लेकिन वह पहले भी अक्सर पीता था और जब वह नशा करता था तो वह सीधे सो जाता था, वह कभी इतना करता नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में जिंदगी बहुत तनावपूर्ण रही हो, इसलिए वह शराब के सहारे भड़ास निकालना चाहता है? नहीं नहीं, उसे अभी देखकर साफ है कि उसे आखिरकार एक नई जिंदगी मिली है। उसे फिर से इसमें नहीं घसीटा जा सकता। मन बना लेने के बाद रोहन ने इस मामले को अकेले संभालने का फैसला किया। देवांश को इसमें बिल्कुल नहीं फंसाना था, लेकिन उसके इरादे अच्छे थे। दूसरी तरफ वाले हालांकि उसकी लिखी कहानी पर नहीं चले। तभी इस पल अलीशा को जीत की भावना के साथ कहते सुना, हम क्या बड़ी बड़ी बातें। रोहन, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे पुराने दिनों से कहीं ज्यादा घमंडी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से इसका एक हाथ तुड़वा देना चाहिए? इससे पहले कि रोहन कुछ बोल पाता, देवांश ने जानबूझकर रोहन से उलझन भरे अंदाज में पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो कमीनी सिर्फ 6 महीने पहले तुम्हारी कंपनी के सुपरवाइजर के बिस्तर पर पहुंची थी? अब ये स्टेट बॉक्सिंग टीम का कैसे हो गया? रोहन तुरंत देवांश का मतलब समझ गया और हंसा। मुझे लगता है कि वह सुपरवाइजर काफी हद तक निचोड़ा जा चुका है, इसलिए वे चूसना जारी रखने के लिए किसी और को ढूंढ रहे हैं। बात करते समय उनकी आवाज धीमी नहीं थी और दूसरी तरफ वालों ने उन्हें साफ साफ सुना। ये सुनकर अलीशा का चेहरा बुरी तरह बदल गया और उसने जल्दी से रॉकी साल्वी को समझाया, रॉकी, इनकी बकवास मत सुनो। मैंने तुम्हें पहले समझाया है, मैंने इसे डंप किया, उसके बाद ये बंदा मेरे बारे में अफवाहें फैला रहा था। रॉकी साल्वी अब उसी हालत में था जैसे रोहन कभी हुआ करता था, उस डायन अलीशा के प्यार में पूरी तरह पागल, और वह किसी और की बात नहीं सुन सकता था। उसने तुरंत सिर हिलाया और डांटा, रोहन, क्या मैंने अभी नहीं कहा था कि अगर मैंने तुम्हें हरिहरेश्वर में दोबारा देखा तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा? क्या तुम मेरी बातों को हल्के में ले रहे हो? रोहन के चेहरे का रंग बदल गया। हालांकि वह नहीं चाहता था, लेकिन वह केवल झुक सकता था और कह सकता था, उस समय कस्बे से बाहर जाने के लिए कोई बस नहीं थी। क्या तुम मुझसे पैदल जाने को कह रहे हो? क्या मैं कल सुबह सबसे पहले नहीं निकल सकता? कल जाओगे? हम, बहुत देर हो गई, रॉकी साल्वी ने कहा, अपनी मुट्ठी उठाए और रोहन की ओर बढ़ा। यह इलाका पहले से ही वीरान था, जहां लड़ाई झगड़े आम थे और कोई परवाह नहीं करता था या बीच में नहीं आता था। कुछ तमाशबीन तो बियर और चखना लेकर तमाशा देखने के लिए इकट्ठा भी हो जाते थे। इसलिए अगर रॉकी साल्वी ने वाकई रोहन की एक टांग तोड़ भी दी तो उसे कोई अंजाम नहीं भुगतना पड़ेगा। टांग तोड़ने की तो बात ही छोड़िए, अगर कड़वा सच बोलूं तो यहाँ किसी को मार डालना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिरकार कोई परवाह नहीं करेगा और कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा। यहाँ के इसी खास माहौल की वजह से बड़ी संख्या में युवा रोमांच की तलाश में यहाँ खींचे चले आते थे। मकसद था खतरे का अनुभव करना और चाकू की धार पर नाचने का जुनून। हालांकि ठीक तभी एक बेहद रौबदार आवाज अचानक आई, क्या कर रहे हो? इतनी रात गए सोए नहीं, यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? हर किसी ने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका आभामंडल बहुत मजबूत था, सूट और वर्दी पहने हटे कट्टे आदमियों के एक समूह की अगुवाई करते हुए उनकी ओर आ रहा था। उस बेहद रौबदार अधेड़ उम्र के आदमी से आधा कदम पीछे सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग था, जिसका चेहरा जवां और जोश से भरा था।
वह चीख अभी उसी ने मारी थी जिससे वहां मौजूद हर कोई सन रह गया, सिवाय देवांश के। उसने पहले ही यशवर्धन खन्ना और उनके समूह को इस तरफ आते हुए महसूस कर लिया था, लेकिन उसने बस इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। देवांश की हैरानी के लिए उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे वास्तव में हस्तक्षेप करेंगे और रॉकी साल्वी को रोकेंगे। और जैसे ही रॉकी साल्वी ने यह तामझाम देखा, वह जान गया कि दूसरी पार्टी कोई ऐसी नहीं है जिससे वह पंगा ले सके। वह तुरंत सहम गया और हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही मजे कर रहे थे। हम अभी जा रहे हैं। जा रहे हो? लगता है तुम कुछ भूल गए हो, है ना? देवांश ने हल्के से कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, रॉकी साल्वी और उसका गिरोह और रोहन दोनों ही पसीने से तरबतर हो गए। इस पर रॉकी साल्वी के गिरोह के दिमाग में केवल एक ही विचार था, साले बेवकूफ, अगर तुझे मरना है तो मुझे अपने साथ मत घसीट। दूसरी ओर रोहन का चेहरा कड़वाहट से भरा था और उसने मन ही मन कसम खाई कि वह देवांश शराब पीने की बुरी आदतों वाले इस बदमाश के साथ दोबारा कभी नहीं पिएगा। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम ये भी नहीं देख रहे कि यह कैसा मौका है? रॉकी साल्वी ने दबी आवाज में डांटा, डरते हुए कि वह उन लोगों को उकसा देगा और फिर उन सबको बराबर सजा मिलेगी और अपाहिज बना दिया जाएगा। तुम्हें पता है, इस जगह पर अगर तुम किसी को मार भी दो तो कोई परवाह नहीं करता। देवांश ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे अलीशा के सामने गया, फिर उसे थप्पड़ मारा। एक चटाक की आवाज अलीशा को मारते ही वह सूझ गई और उसका सिर चकरा गया। हर कोई देवांश के थप्पड़ से सन रह गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस बंदे में उन अंडरवर्ल्ड के लोगों के सामने हरकत करने की हिम्मत कहां से आई। क्या वह अब और जीना नहीं चाहता था? सिर्फ देवांश ने, जैसे कुछ हुआ ही न हो, उसे फिर से थप्पड़ मारा। अलीशा के चेहरे की दूसरी तरफ भी सूजन आ गई। फिर उसने टिश्यू से अपने हाथ पोंछे और हल्के से कहा, इसने अभी कहा था कि अगर मैं इसे पसंद नहीं करता तो मुझे इसे मारना चाहिए। हालांकि यह मांग बेतुकी है, लेकिन इसने यह बात इस हद तक कह दी। अगर मैंने इसे 2 तमाचे नहीं जड़े तो यह वाकई नाइंसाफी होगी। अध्याय 141। ये लड़का बहुत घमंडी और मगरूर है, ये तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले, रोहन देवांश की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसने कुछ ऐसा किया था जो वह हमेशा से करना चाहता था लेकिन कभी कर नहीं पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उन बड़े लोगों का सामना करते हुए भी वह उनके प्रभाव का इस्तेमाल करके उस डायन को 2 बार थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगा। सिर्फ इसे देखना ही सुखद लग रहा था, लेकिन अच्छा तो लगा, पर अब आगे क्या करें? रॉकी साल्वी और बाकी लोगों के मुकाबले वे बड़े लोग ही थे जो वास्तव में बिना पलक झपकाए मार डालते थे, है ना? इसके अलावा इस वीरान इलाके में अगर उसे उनके द्वारा मार दिया गया और दफना दिया गया तो संभावना है कि कोई इसकी रिपोर्ट भी नहीं करेगा, है ना? खत्म, सब खत्म, ये सच में खत्म है। चेहरे पर तमाचा मारना पल भर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये शमशान घाट है। रोहन ने मन ही मन बार बार शिकायत की, लेकिन बहुत जल्दी उसने एक फैसला कर लिया। उसने उस व्यक्ति, प्रभावशाली आभामंडल वाले अधेड़ उम्र के आदमी से जल्दी से कहा, कृपा करके अपना गुस्सा शांत करें बड़े साहब। मेरे भाई ने बस मेरे लिए अपना गुस्सा निकाला। अगर उसने आप बड़े साहबों में से किसी का भी अपमान किया है तो मैं अकेले ही सारे परिणाम भुगतूंगा। मेरे भाई के लिए मुसीबत मत खड़ी कीजिए। देवांश को उम्मीद नहीं थी कि रोहन उतना ही वफादार होगा जितना वह पहले हुआ करता था, खासकर तब जब वह उसकी असली पहचान और ताकत को जानता भी नहीं था। फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे कदम बढ़ाने और अकेले ही सारे परिणाम भुगतने की हिम्मत की, जिसने देवांश को वास्तव में भावुक कर दिया। उस पल देवांश को ऐसा लगा जैसे वह अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में वापस आ गया है, जब वह और हॉस्टल में उसके 3 रूममेट सुख दुख साझा करते थे। रोहन के बोलने के बाद उसने उस व्यक्ति द्वारा सजा दिए जाने का इंतजार किया, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने दूसरी तरफ से कोई हलचल नहीं देखी, जिससे वह पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। और रॉकी साल्वी ये देखकर कि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला, सोचा कि उस व्यक्ति ने मौन स्वीकृति दे दी है कि वे अपने तरीके अपना सकते हैं और उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए उसने जल्दी से बड़े साहबों से कहा, बड़े साहब, आपने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने ही पहले हाथ उठाया। अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इंसाफ नहीं लेता तो एक बॉयफ्रेंड के तौर पर मैं किस तरह का मर्द हूँ? बोलने के बाद रॉकी साल्वी ने अपनी मुट्ठी उठाई, देवांश की ओर बढ़ने की तैयारी करते हुए। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम उठाया, सफेद बालों वाला जवां चेहरे वाला बूढ़ा फिर बोला, क्या तुम इस बूढ़े की बातों को हवा समझते हो? अगर गुर्दा है तो हाथ हिलाकर दिखा। ये शब्द जोश से भरे थे और उनके भीतर मारने की मंशा की एक झलक थी। हालांकि बूढ़ा रॉकी साल्वी से 10 कदम से ज्यादा दूर था। रॉकी साल्वी बूढ़े के शब्दों से इतना हिल गया कि वह बार बार पीछे हटा, लगभग अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिरते गिरते बचा। आप कैसे? उसने साफ तौर पर अभी मारा। खुद को संभालते हुए रॉकी साल्वी ने यशवर्धन खन्ना और बाकी लोगों को अविश्वास भरी नजरों से देखा, लेकिन बहुत जल्दी वह मुख्य बात समझ गया। वे लोग वहां समझौता कराने नहीं आए थे, वे साफ तौर पर पक्ष ले रहे थे।
रोहन और देवांश उसे पीट सकते थे, लेकिन अगर उसने उनके एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो उनके बॉडीगार्ड से निपटना कोई खेल नहीं था। ये जानकर कि ये बड़े लोग रोहन और देवांश की रक्षा कर रहे थे, रॉकी साल्वी और अन्य लोग तुरंत डर के मारे पीले पड़ गए, जल्दी से झुके और पीछे हटते हुए बार बार माफ करना, हमसे गलती हो गई कहने लगे। कुछ दूरी तक पीछे हटने के बाद ये देखकर कि यशवर्धन और अन्य लोगों का उनका पीछा करने का कोई इरादा नहीं है, वे तुरंत मुड़े और बिना पीछे देखे भाग खड़े हुए। वे खुद नहीं जानते थे कि जिस पल वे मुड़े, देवांश ने उन पर एक शून्य लोक का निशान बना दिया था, एक रियल टाइम पोजिशनिंग मार्क लगा दिया था। यह एक ऐसा तरीका था जिसे वह केवल दक्ष स्तर के छठे चरण में आगे बढ़ने के बाद ही इस्तेमाल कर सकता था। उनके भागने के इस दृश्य ने रोहन को पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। वह जानता था कि वे बड़े लोग उसकी और देवांश की रक्षा कर रहे थे, लेकिन वह हैरान था कि वे उसकी और देवांश की रक्षा क्यों करेंगे। इसके अलावा उसने अंदाजा लगाया कि रॉकी साल्वी और अलीशा इस समय उसके जैसे ही हैरान होंगे। रॉकी साल्वी और अलीशा के दूर भाग जाने के बाद यशवर्धन लोगों के एक बड़े समूह को लेकर देवांश के पास पहुंचा। रोहन ने सोचा कि वे हिसाब बराबर करने जा रहे हैं और देवांश के लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए वह जल्दी से देवांश के पास गया, यहाँ तक कि देवांश को बचाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया, जैसे कह रहा हो अगर उसे छूना है तो पहले मुझे मारना होगा। हालांकि दूसरी पार्टी के अगले शब्दों ने उसे सीधे सन कर दिया। प्रभावशाली आभामंडल वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने देवांश की ओर देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूछने के बाद उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने देवांश से कहा, अरे हाँ, वही तुम्हें यहाँ लाई होगी। मुझे पता नहीं था कि वह तुम्हें यहाँ ले आएगी। क्या वह तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती? लेकिन बोलने के बाद उसने तुरंत अपने ही फैसले को नकार दिया और त्योरी चढ़ाते हुए पूछा, ये सही नहीं होना चाहिए। ये जगह शेरों और सांपों का गढ़ है। एक गलत शब्द जानलेवा मुसीबत बन सकता है। उसने तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड भी नहीं भेजा। बोलने के बाद उसे फिर से कुछ एहसास हुआ। लगता है कि अब तुम उसके दिल में फालतू हो गए हो। डंप किया जाना शायद बस कुछ समय की बात है। शायद वह जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाई है ताकि तुम हमेशा के लिए यहाँ रह जाओ। हालांकि रोहन को समझ नहीं आया कि यह बड़े साहब क्या कह रहे थे, लेकिन वह बता सकता था कि देवांश इस बड़ी हस्ती को जानता था। वह बस यह नहीं समझ पा रहा था कि देवांश इतनी बड़ी हस्ती को कैसे जान सकता है। आप गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, देवांश ने बहुत शांति से कहा। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यशवर्धन ने त्योरी चढ़ाते हुए पूछा। अखाड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, देवांश ने सच कहा। वह वास्तव में यहाँ प्रतिस्पर्धा करने आया था, लेकिन इन छोटे स्तर के अखाड़ों में नहीं, बल्कि 5 राज्यों की अखाड़ा प्रतियोगिता में। बकवास। जो स्टेज पर जाते हैं वे लगभग सभी जान हथेली पर रखकर चलने वाले होते हैं। उनसे लड़ना मौत को दावत देने से अलग नहीं है। यशवर्धन ने ठंडी आह भरी, फिर उसने देवांश की ओर देखा और फिर पूछा, क्या तुम्हें पैसों की इतनी तंगी है? तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है? इससे पहले कि देवांश जवाब देता, यशवर्धन आखिरकार कठोर नहीं बन पाया और देवांश से कहा, कल सुबह सबसे पहले वापस चले जाओ। अगर तुम्हें वाकई पैसों की तंगी है तो मैं वापस जाकर तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढ दूंगा जो निश्चित रूप से तुम्हारी मौजूदा कुली की नौकरी से बेहतर होगी। कोई जरूरत नहीं, देवांश ने सीधे मना कर दिया। ये सुनकर यशवर्धन ने तुरंत ठंडी आह भरी और कहा, क्या तुम फिर से कहने वाले हो कि तुम्हारे पास अपने तरीके हैं? बोलने के बाद यशवर्धन ने उस दिशा में इशारा किया जहां रॉकी साल्वी और बाकी लोग भागे थे और पूछा, क्या यही तुम्हारे तरीके हैं? अगर हम समय पर नहीं पहुंचे होते तो तुम और तुम्हारा दोस्त उस लड़के द्वारा पीट पीट कर मार दिए जाते। रोहन ने ये सुना, देवांश को अपनी कोहनी से धक्का दिया और उसे फुसफुसाते हुए कहा, जिद्दी मत बन, जल्दी से उनका शुक्रिया अदा कर। हालांकि देवांश के शब्दों ने उसे लगभग गुस्से से फोड़ दिया। अगर उसने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की होती तो वह अब तक पूरी तरह ठंडा पड़ चुका होता। ये सुनकर रोहन अपना माथा पीटने से खुद को नहीं रोक सका, जबकि उसका दिल अनगिनत शिकायतों से भर गया था। ओ देवांश, क्या तू अपनी बात सुन भी रहा है? क्या ये इंसानों वाली बात है? एक बात है कि तू रॉकी साल्वी से पंजा लड़ाए, लेकिन इन बड़े लोगों को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुझे नहीं पता कि राजा की सेवा करना शेर की सेवा करने जैसा है और बड़े साहब बात बात पर मार डालते हैं? हम वाकई घमंडी। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम ताकतवर हो तुम दूसरों को नीचा दिखा सकते हो। वह लड़का अभी स्टेट बॉक्सिंग टीम से था और पहले ही यहाँ कई सिंगल एरेना प्रतियोगिताओं में पहला स्थान जीत चुका है। अगर तुम मुझसे लड़ते तो तुम निश्चित रूप से हारते, यशवर्धन ने ठंडेपन से कहा। उसका चेहरा निराशा के भाव से भरा था। पता नहीं उसकी बेटी ने इसमें क्या देखा। अगर वह देर रात के नाश्ते के लिए बाहर नहीं निकला होता और इस घटना से नहीं टकराया होता तो शायद वह उसी रात सड़क पर लाश बनकर पड़ा होता। यशवर्धन को ऐसे छोटे चरित्र से नफरत थी जो अहंकारी था, अपनी औकात नहीं जानता था और सलाह नहीं सुनता था।
अगर मुझे पता होता कि यह इतना एहसान फरामोश है तो मुझे अभी इसे नहीं रोकना चाहिए था। मुझे बस इसे स्टेट टीम के उस बंदे द्वारा पीट पीट कर मरने देना चाहिए था। खैर, बस इसे उस समय मेरी बेटी की जान बचाने के बदले चुकाया गया कर्ज समझो। देवांश ने यह सुनकर बस मुस्कुरा दिया, उकसावे में नहीं आया। वे एक ही स्तर पर नहीं थे, चाहे कितना भी कहा जाए, ये भैंस के आगे बीन बजाने जैसा होगा। यशवर्धन का भी यही विचार था, इसलिए उसने ठंडी आह भरी, अपना ख्याल रखना कहा और फिर अपने लोगों के समूह को लेकर शान से चला गया। जब वे कुछ दूरी पर चल दिए तो शंकर काका, जो यशवर्धन से आधा कदम पीछे थे, आखिरकार पूछा, मिस्टर खन्ना, क्या आप उस लड़के के बारे में थोड़ा ज्यादा चिंतित नहीं हैं? तुमने मेरी बेटी की हालत देखी है, मैं क्या कर सकता हूँ? यशवर्धन ने आह भरी, लेकिन मैंने सारी सलाह दे दी है जो मैं दे सकता था। अगर वह नहीं सुनता है, भले ही वह यहाँ मर जाए, तो वह इसी का हकदार है। इस तरह ये बस रिया के मन में बची उम्मीद को काट देगा, एक तीर से दो शिकार। बेटी, पापा को बेरहम होने के लिए दोष मत देना। ये लड़का बहुत घमंडी और मगरूर है, ये तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। अध्याय 142। अगर पता होता कि यह इतना बड़ा सिरदर्द बन जाएगा तो मैं उसे बचाता ही नहीं। यशवर्धन और उनके समूह के दूर जाने के काफी देर बाद रोहन होश में आया और उनके जाते हुए आकृतियों के सामने बार बार झुककर धन्यवाद देने लगा। उसे लगा कि इतना काफी नहीं है, इसलिए उसने देवांश को भी खींच लिया, उसे भी झुककर धन्यवाद देने को कहा। लेकिन देवांश ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे मेज पर वापस जाकर कबाब खाने लगा, जिससे रोहन को जबरदस्त बेचैनी होने लगी। मैं कह रहा हूँ देवांश, क्या तुम इतनी जिद नहीं छोड़ सकते? उस आदमी ने तुम्हें एक मौका दिया है, क्या उसे ले लेने से तुम्हारी जान निकल जाएगी? क्या तुम्हें उसका विरोध करना जरूरी है? अगर वह गुस्सा हो गया तो क्या हम दोनों यहाँ खत्म नहीं हो जाएंगे? रोहन ने उसे संजीदगी से समझाया। उसे परवाह नहीं थी कि देवांश का रुतबा अब अलग है, क्योंकि वह उस आदमी को जानता है। एक बड़े भाई के नाते जब वह गलत था तो उसे सुधारना उसका फर्ज था। देवांश उसकी बातों पर बस मुस्कुराया, सिर हिलाया और कहा, अगर वह कोई हरकत करने की हिम्मत करता है तो हम नहीं बल्कि वे खत्म होंगे। ये सुनकर रोहन ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई और गुस्से में कोसा, कितनी बोतलें पी ली हैं, बच्चे जो इतना घमंड दिखा रहे हो? वे कितने हैं और हम कितने हैं? वे हम में से हर एक को एक हाथ से जिंदा दफना सकते हैं और तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उन्हें यहाँ खत्म कर सकते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं, मैंने तुम्हारी यह बुरी आदत पहले कभी नहीं देखी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पीने देने से पहले ही पीट पीट कर मार डालता। देवांश मुस्कुराया, कोई सफाई नहीं दी। इसके बजाय उसने विषय बदल दिया। रोहन से पूछा, उस अलीशा का क्या चक्कर है? उसे यहाँ टकरा जाना इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? रोहन ने उसकी बातों पर एक अजीब सी मुस्कान दी, फिर सिर हिलाया, उसके चेहरे पर कड़वाहट थी। क्या मैं सैंडा मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं करता था? तो यहाँ के उन लोगों की तुलना में मैं हारने से ज्यादा जीता हूँ और थोड़े पैसे कमाना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन किसी तरह उस डायन को इस बारे में पता चल गया, इसलिए वह विशेष रूप से अपने स्टेट बॉक्सिंग टीम वाले बॉयफ्रेंड को ले आई, जानबूझकर उन रिंग्स को चुनते हुए जहां मैं लड़ रहा था, सिर्फ मुझे यहां बॉक्सिंग करके पैसे कमाने से रोकने के लिए। देवांश ने उन्हें खाने पर जिक्र करते सुना था कि हरिहरेश्वर के बाहर 2 स्थायी रिंग थे और अब छुट्टी के दौरान 3 और बनाए गए थे, जिससे कुल 5 रिंग हो गए थे। कोई भी ऊपर जाकर लड़ सकता था। जब तक वे अंत तक खड़े रह सकते थे और कोई और उन्हें चुनौती नहीं देता, तब तक उन्हें उस सिंगल रिंग का विजेता माना जाएगा और वे 50,000 रुपये का इनाम घर ले जा सकते थे। हालांकि रिंग में लड़ने वालों में हताश लोग और 3 राज्यों के बड़े मालिकों के गुर्गे थे, लेकिन बड़ी संख्या में आसपास के 10 मील और 8 गांवों के ग्रामीण थे। इसलिए अगर कोई सही रिंग चुनने में काफी भाग्यशाली था तो उसे संभवतः केवल ग्रामीणों से लड़ना होगा। उनकी बॉक्सिंग पूरी तरह से बेतुकी थी, जो पूरी तरह से क्रूर ताकत पर निर्भर थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से रोहन के सामने नहीं टिक सकते थे, जिसने विशेष रूप से सैंडा में प्रशिक्षण लिया था। इसलिए रोहन के पास अंतिम व्यक्ति के रूप में खड़े रहने और 50,000 रुपये का इनाम घर ले जाने का बहुत अधिक मौका था। दूसरे शब्दों में, जब तक रोहन यहाँ कुछ समय और रुकता, उसके लिए 5 लाख रुपये कमाना और अपने ऑनलाइन लोन का मूलधन चुकाना पूरी तरह संभव था। ये बस अफसोस की बात थी कि यह सब उस डायन अलीशा ने बर्बाद कर दिया। तो वे मुझे हरिहरेश्वर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। डर है कि मैं यहाँ पासा पलट दूंगा, रोहन ने कहा, फिर बियर का एक कड़वा घूंट लिया। देवांश ने हालांकि अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि यह सिर्फ तुम्हें हरिहरेश्वर से बाहर निकालने जितना आसान नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोहन उसके शब्दों पर सन्न रह गया, फिर एक खौफनाक अभिव्यक्ति के साथ देवांश को देखा। वे नहीं करेंगे। देवांश ने सिर हिलाया, ताना मारते हुए कहा, क्या होगा अगर वे तुम्हें आज हरिहरेश्वर से बाहर निकाल दें? क्या तुम कुछ दिनों में वापस नहीं आ सकते? तो सबसे अच्छा तरीका है कि तुम्हें सीधे अपाहिज बना दिया जाए, ताकि तुम इस जन्म में यहाँ कभी पैसा न कमा सको।
रोहन को अचानक समझ आ गया। मुझे पता था, उन्होंने मुझे हरिहरेश्वर से दफा होने के लिए कहा। भले ही वे जानते थे कि जाने के लिए कोई कार नहीं है, तो वे यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। तो चाहे मैं खाने के लिए बाहर जाता या नहीं, वे गलती से मुझसे टकराते और फिर मेरी टांगें तोड़ देते। लानत है उन पर। फिर से सोचो, तुम्हें हरिहरेश्वर जैसी जगह के बारे में कैसे पता चला? देवांश ने कुछ इशारा करते हुए पूछा। रोहन ने बिना सोचे देवांश को जवाब दिया, मुझे नौकरी से निकाले जाने के ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। मैंने इसे कंपनी की एक छोटी रिसेप्शनिस्ट से सुना था। अरे तेरी, क्या ये भी उस डायन अलीशा द्वारा मुझे यहाँ फंसाने के लिए जानबूझकर बिछाया गया जाल हो सकता है? देवांश ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे यहाँ आने के कुछ ही समय बाद उन्होंने तुम्हारा पीछा किया, जो कुछ ज़्यादा ही इत्तेफाक लगता है। सोचने की जरूरत नहीं है, यह उसी का किया धरा होगा। क्या तुम्हें इतना यकीन है? रोहन ने यकीन के साथ सिर हिलाया, कहा, क्योंकि मैंने उस आदमी की पत्नी को उसके और उस आदमी के बारे में बताया था, और फिर कंपनी के प्रवेश द्वार पर असली पत्नी द्वारा रखेल की धुलाई का एक दृश्य चला। देवांश उसकी बातों पर मुस्कुराया। तुमने उसका एटीएम कार्ड दिया, तो वह स्वाभाविक रूप से तुमसे मरने तक लड़ना चाहती है। इस तरह से देखें तो इसकी सबसे अधिक संभावना है कि उसी ने तुम्हें यहाँ फंसाया है। आखिरकार कोई परवाह नहीं करेगा अगर तुम्हें यहाँ जिंदा दफना दिया जाए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोहन पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपनी बोतल देवांश की ओर बढ़ाई। कहा, भाई, मुझे वास्तव में तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तू नहीं होता तो शायद मेरे पास ये 2 टांगें नहीं होती। देवांश ने हाथ हिलाया, ये बताते हुए कि औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसने अपनी बियर की बोतल उठाई और रोहन की बोतल से टकराई। मुस्कुराते हुए उसे पी गया। उसकी निगाहें हालांकि उस दिशा की ओर तिरछी थीं जहां अलीशा और उसका समूह भागा था, और मारने की मंशा बढ़ने लगी। अगर यह अन्य लोग होते तो हर कोई अपने तरीकों पर निर्भर रहता, और वे जीते या मरते, इसका देवांश से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चूंकि उन्होंने उसके कॉलेज रूममेट पर अपनी नजरें जमा ली थीं, तो ये पूरी तरह से एक अलग मामला था। रोहन ने अपनी बोतल की सारी बियर एक घूंट में पी ली। फिर बिल चुकाने के लिए मालिक को बुलाया और देवांश से कहा, चूंकि वे मुझसे पंगा लेने पर तुले हैं, तो मैं निश्चित रूप से अब हरिहरेश्वर में नहीं रह सकता। तू अभी मेरे लिए खड़ा हुआ और उस डायन को थप्पड़ भी मारा, तो वे शायद तुझसे भी नफरत करते होंगे। तो जल्दी से खा ले, एक बार पेट भर जाए तो हम निकल जाएंगे। हालांकि देवांश ने इत्मीनान से भुने हुए मांस की एक सीख उठाई और उसे धीरे धीरे और आराम से चबाना शुरू कर दिया, जिससे रोहन बहुत बेचैन हो गया। चाह रहा था कि वह देवांश का सिर दबाकर उसे मांस निगलने में मदद करे। ये देखकर देवांश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शहर छोड़ना अब निस्संदेह अपनी ही मौत को दावत देना है। इसके बजाय अगर तुम इस शहर में रहते हो तो वे तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। रोहन को पहले देवांश की बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसे वे बड़े साहब याद आए जो अभी अभी गए थे, और तुरंत महसूस किया। हैरान होकर बोला, शेर की खाल में लोमड़ी। देवांश ने सिर हिलाया, उसकी पोल नहीं खोली। रोहन ने सोचा कि शेर यशवर्धन खन्ना था, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि असली खूंखार शेर उसके सामने बैठा था। अपनी चिंताएं खत्म होने के बाद रोहन ने काफी राहत महसूस की, इसलिए उसने सक्रिय रूप से देवांश से पूछा, वैसे तुम इतने बड़े आदमी को कैसे जानते हो? और उसने अभी जो कहा उससे लगता है कि वह तुम्हारी काफी परवाह करता है। देवांश मुस्कुराया, वह मेरी परवाह नहीं करता, वह अपनी बेटी की परवाह करता है। मैं उसे इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने एक बार यूं ही उसकी बेटी को बचाया था। अब सोचता हूँ, अगर पता होता कि यह इतना बड़ा सिरदर्द बन जाएगा तो मैं उसे बचाता ही नहीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोहन सन रह गया, फिर देवांश को कोसने लगा, तू बड़े साहब की तेरे प्रति सद्भावना को सिरदर्द कहता है, तो क्या तू मुझे अगली बार ऐसी अच्छी चीज दे सकता है? तुम नहीं समझोगे, छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। देवांश ने सिर हिलाया, फिर पूछा, तेरा कार्ड नंबर क्या है? मैं तुझे कुछ पैसे वापस कर देता हूँ। अध्याय 143। एक भला चंगा इंसान आखिर पागलपन की हद तक कैसे पहुंच सकता है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोहन देशमुख सन रह गया, फिर उसने देवांश ठाकुर से पलटकर पूछा, क्या तू अब बहुत अमीर हो गया है? ठीक ठाक है, देवांश ने विनम्रता से जवाब दिया, बस मुंबई का सबसे अमीर आदमी हूँ। तू मुंबई का सबसे अमीर आदमी? रोहन अपनी हंसी नहीं रोक पाया, फिर तो मैं देश का सबसे अमीर आदमी हूँ। साले, तूने वाकई आज कुछ ज्यादा ही पी ली है, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है। मैंने तुझे पीने के बाद कभी इतनी डींगे हाँकते नहीं देखा। देवांश ने आगे कोई सफाई नहीं दी, बस उससे अपना अकाउंट नंबर दोबारा भेजने को कहा। लेकिन रोहन ने सिर हिलाया और गंभीर चेहरे के साथ पूछा, क्या पीहू की बीमारी अब ठीक है? देवांश जानता था कि रोहन का इशारा किस तरफ है, इसलिए उसने जवाब दिया, फिलहाल स्थिर है। तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मैंने पीहू को ठीक करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। सच में? कौन सा तरीका? रोहन खुशी से झूम उठा। उसके चेहरे पर बनावटीपन का कोई नामोनिशान नहीं था, जैसे कि उसकी अपनी बेटी के ठीक होने की उम्मीद जगी हो। मैं आजकल एक ऐसी साधना और सिद्धि सीख रहा हूँ जिसे कायाशुद्धि कहते हैं। एक बार जब मैं इसमें महारत हासिल कर लूँ तो मैं पीहू का पूरा कायाकल्प कर सकता हूँ। कैंसर तो छोड़, अगर उसकी एक सांस भी बची होगी तो मैं उसे पुनर्जन्म दे सकता हूँ, देवांश ने सच्चाई बताई। लेकिन ये सुनने के बाद रोहन अपनी जगह पर जम गया और काफी देर तक अजीब नजरों से देवांश को घूरता रहा। आखिर में उसने एक आह भरी, कुछ नहीं कहा, बस शराब की बोतल खोली और बिना एक शब्द बोले गटक गया। खामोशी में बियर की पूरी बोतल खत्म करने के बाद वह आगे झुका, देवांश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तेरे बड़े भाई के तौर पर यह मेरी गलती है। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि पीहू वाली बात का तुझे इतना गहरा सदमा लगेगा। लेकिन चिंता मत कर, मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं। कल सुबह मैं तुझे अस्पताल ले जाकर चेकअप कराऊंगा। बोलने के बाद रोहन को देवांश की कही पिछली बातें याद आईं। वो बड़े रईसों का लेटना, अगर उन्होंने हाथ उठाने की हिम्मत की, वो उस बड़े रईस की बेटी को ना बचाना, वो मुंबई का सबसे अमीर आदमी होना, वो जादुई सिद्धियां सीखना। वह अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। कोई भी सामान्य इंसान चाहे कितनी भी पी ले, ऐसी डींगे नहीं हाँक सकता। इस कमबख्त जिंदगी ने। हॉस्टल में अपना भाई सबसे समझदार था। इतना अच्छा इंसान मानसिक रूप से बीमार होने की हद तक कैसे पहुंच सकता है? रोहन ने भावुक होकर सिर हिलाया, शराब की एक और बोतल खोली और सिर ऊपर करके पीने लगा। ये साफ था कि वह अब उससे कहीं ज्यादा परेशान था जितना वह खुद मुसीबत में फंसने पर था। देवांश जानता था कि रोहन उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं करेगा। उसे अंदाजा था कि कोई और भी होता तो यकीन नहीं करता। लेकिन देवांश ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रोहन इतना ज्यादा सोच लेगा कि उसे, एक बिल्कुल सामान्य इंसान को, दिमागी मरीज बना देगा। इसलिए देवांश ने भी शराब की एक बोतल खोली, रोहन की बोतल से टकराए और हंसते हुए कहा, मैं तो बस तेरे साथ मजाक कर रहा था, लेकिन ये सच है कि पीहू की हालत अब बहुत स्थिर है। ये सुनकर रोहन ने देवांश को ऊपर से नीचे तक जांचा, ये तसल्ली करने के बाद कि वह झूठ नहीं बोल रहा। वह गाली दिए बिना नहीं रह सका, साले, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे लगा तू सच में सठिया गया है। ये सुनकर देवांश मन ही मन आह भरने पर मजबूर हो गया। वाकई इस जमाने में कोई सच पर विश्वास नहीं करता, लेकिन झूठ को सच मान लेते हैं। गाली देने के बाद रोहन ने देवांश से कहा, पैसे वापस करने की बात भूल जा। वो पैसे असल में पीहू के लिए ही थे और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तू उन्हें लौटाएगा। पीहू को आगे भी इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर तेरे पास पैसे हैं तो उन्हें अपने पास रख, बस दोबारा जुआ खेलने मत जाना। सबसे सरल शब्दों ने सबसे सच्चे जज्बात जाहिर कर दिए। शायद कॉलेज जाने का असली मतलब यह नहीं है कि कोई कितना ज्ञान हासिल करता है, बल्कि खून के रिश्ते के बिना ऐसे भाइयों से मिलना है जो एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगा सकें। देवांश अकाउंट नंबर वाले मुद्दे पर अड़ा नहीं रहा। आखिर अगर रोहन ने नहीं भी दिया तो उसके पास रोहन के लिए उसका ऑनलाइन कर्ज चुकाने के बहुत से तरीके थे, और फिर उसके लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम करना ताकि उसकी जिंदगी पटरी पर लौट सके। फिर तेरा क्या होगा? तेरे ऊपर अभी भी तो भारी कर्ज है, देवांश ने पूछा। तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, रोहन ने हाथ हिलाया, फिर अखाड़े की ओर इशारा करते हुए गर्व से कहा, क्या ये शेर की खाल में लोमड़ी जैसा नहीं है? जब तक रॉकी साल्वी मुझे निशाना नहीं बनाता, मुझे भरोसा है कि मैं इनामी राशि जीत सकता हूँ। अगर मैं अखाड़े में कुछ और बार लड़ लूं तो मैं आसानी से ऑनलाइन कर्ज चुका दूं। देवांश ने सिर हिलाया, रोहन को थम्स अप दिया और शानदार कहा, बिना वह अंदरूनी जानकारी बताए जो उसने अभी भांपी थी, ताकि रोहन का हौसला न टूटे। जहां अखाड़ा होता है वहां सट्टेबाज जरूर होता है, और सट्टेबाज जो सबसे कम देखना चाहता है वह है किसी एक व्यक्ति का दबदबा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सारे जुआरी उसी आदमी की जीत पर सट्टा लगाएंगे, और तब तो सट्टेबाज को भारी नुकसान नहीं हो जाएगा। इसलिए जैसे ही एक तरफा जीत की स्थिति बनती है, सट्टेबाज निश्चित रूप से उस आदमी की जीत का सिलसिला खत्म करने के लिए कोई जानलेवा चाल चलेगा और फिर मोटा मुनाफा कमाएगा। अगर सट्टेबाज की देखरेख करने वाला उस्ताद भी उस खिलाड़ी से नहीं निपट पाता तो सट्टेबाज निश्चित रूप से उसे निपटाने के लिए अखाड़े के बाहर के तरीके अपनाएगा। उस समय ये सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं रह जाएगी। बहुत संभावना है कि लोगों का एक समूह उस लगातार जीतने वाले व्यक्ति को अपाहिज बनाने या सीधे जान से मारने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा। इसलिए रोहन शायद 1 या 2 बार इनामी राशि जीत सकता है, लेकिन तीसरी बार जब वह मंच पर कदम रखेगा तो उसे निश्चित रूप से निशाना बनाया जाएगा। हाथ पैर टूटना तो छोटी बात होगी, क्या वह अखाड़े से जिंदा बाहर निकल पाएगा, यह असली सवाल है। बेशक ये तभी होता अगर रोहन अकेले लड़ता। अगर देवांश मौजूद है तो स्वाभाविक रूप से ऐसी कोई चिंता नहीं होगी।
उसकी सुरक्षा के साथ विरोधी के तरीके चाहे कितने भी शातिर क्यों न हो, वे महज कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। चूंकि रोहन अपने हाथों से अपना कर्ज चुकाना चाहता था, तो देवांश उसे ऐसा करने देने में खुश था। कम से कम इस तरह ये रोहन को बस 10 लाख रुपए थमा देने से ज्यादा उपलब्धि का एहसास कराएगा, जिससे उसे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से पाने और भविष्य के लिए नई उम्मीद जगाने में मदद मिलेगी। इसी सोच के आधार पर देवांश ने रोहन का हौसला बनाए रखने के लिए सट्टेबाज की अंदरूनी जानकारी का खुलासा नहीं किया। पेट भर खाने पीने के बाद रोहन के कदम तो लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसका दिमाग इतना साफ था कि उसने देवांश से पूछा कि क्या उसके पास रहने की जगह है। अगर नहीं, तो वह रात के लिए उसके कमरे में रुक सकता है। देवांश के विनम्रता से मना करने और रोहन को उसके कमरे तक छोड़ने के बाद वह होटल से निकल गया और सोने के लिए अपने होटल के कमरे में वापस आ गया। जहां तक अलीशा रॉय और बाकी लोगों की बात थी, देवांश को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जो निशान उसने उन पर लगाया था वह बता रहा था कि वे अभी भी छोटे शहर हरिहरेश्वर में ही हैं। जब तक वे शहर में थे, आगे के मामलों को संभालना बहुत आसान था। जान से मारना आसान है, किसी की रूह को तोड़ना मुश्किल है। देवांश चाहता था कि अलीशा रॉय को ताउम्र पछतावा हो कि उसने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जिसे उसे नहीं देना चाहिए था। इस बीच अलीशा रॉय और रॉकी साल्वी बुरी तरह भागने के बाद पीछे मुड़े बिना अपने अपने होटल के कमरों में छिप गए। अलीशा और रॉकी एक ही कमरे में थे। इस वक्त वह अपने पिछले डर से उबर नहीं पाई थी, इसलिए वह कांप रही थी। जब उन दोनों को पसीना आ गया, तब जाकर ऐसा लगा कि उनका बुखार उतर गया है। उनकी बीमारी धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रही थी। वे बिस्तर पर गिर पड़े, थके हुए और बेजान। वो बड़े रईस कौन थे? उन्होंने रोहन जैसे कमीने की मदद क्यों की? अलीशा ने कमजोर आवाज में पूछा। शायद डर के मारे उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। रॉकी ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं उस वक्त गुस्से में था और मुझे एकदम से ध्यान नहीं आया। अब ध्यान से सोचने पर लगता है वो सबसे बड़ा रईस नागपुर का यशवर्धन खन्ना होना चाहिए, जिसे लोग मास्टर यश के नाम से जानते हैं। वो मास्टर यश हैं। ये सुनते ही अलीशा की आंखें चमक उठीं। वह, जिसके शरीर से सारी ताकत निचोड़ ली गई थी, अचानक उठ बैठी। उसका चेहरा उत्साह से भर गया। अध्याय 144। मुझे शायराना अंदाज पसंद नहीं आया, इसलिए छोड़ दिया। जब से वह महाराष्ट्र आई थी, उसने मास्टर यश के बारे में तरह तरह के किस्से सुने थे, जैसे कि महाराष्ट्र का नंबर 1 आदमी और नॉर्थ खन्ना साउथ देशमुख। ऐसी कई कहानियां उसके कानों में गूंजती रहती थीं। सबसे बड़ी बात, उसने सुना था कि मास्टर यश अपनी जवानी के दौर में हैं, तो उस मामले में उनकी ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा होंगी, और वह ठीक उसी मामले की तकनीकों में सबसे ज़्यादा माहिर थी। अगर मैं उनकी औरत बन सकूं, तो क्या मैं पूरी जिंदगी बेशुमार दौलत और शान और शौकत का मजा नहीं ले पाऊंगी? अलीशा का चेहरा उम्मीदों से भर गया। चूंकि वो मास्टर यश हैं, तो वो रोहन जैसे नीच इंसान की मदद क्यों करेंगे? अलीशा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। रॉकी ने सिर हिलाया। वह भी पूरी तरह उलझन में था। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन चूंकि मास्टर यश उसे बचाने का इरादा रखते हैं, तो हमारे लिए उस लड़के को छूना लगभग नामुमकिन है। ऐसा करते हैं, हम कल सुबह ही निकल चलते हैं। यहाँ रुकना और भी खतरनाक होगा। जैसे ही उसने सुना कि वे जा रहे हैं, अलीशा तुरंत नाखुश हो गई। अगर वे चले गए तो उसे अगली बार मास्टर यश कहाँ मिलेंगे? इसलिए उसने उसे समझाया, अगर मास्टर यश सच में हमें नुकसान पहुंचाना चाहते, तो हम बहुत पहले ही अपनी जान गंवा चुके होते। उन्होंने शायद हमें भीड़ में एक अकेले को पीटते हुए देखा, इसीलिए उन्होंने दखल दिया। वैसे भी मास्टर यश हमेशा के लिए तो उन्हें नहीं बचा सकते। हम बस शहर में इंतजार करेंगे। जैसे ही वे अखाड़े में कदम रखने या शहर छोड़ने की हिम्मत करेंगे, हम अपना दांव खेल देंगे। अलीशा को पूरा यकीन था कि रोहन मास्टर यश का सहारा होने के बावजूद हरिहरेश्वर से इतनी आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि उसे कर्ज चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी, और उसके लिए पैसे पाने का सबसे तेज तरीका यहाँ अखाड़े में लड़ना था। जब तक वह अखाड़े में कदम रखने की हिम्मत करेगा, वह रॉकी के जरिए उसे अपाहिज बनाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेगी। सुनने के बाद रॉकी को भी लगा कि अलीशा की बात में दम है, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह हिचकिचाया। ये देखकर अलीशा ने बिना कुछ कहे सीधे उस पर पलटी मार दी। रॉकी के ऊपर चढ़ गई, फिर धीरे से नीचे झुकी और अपना सिर रजाई के नीचे छिपा लिया। रॉकी कई औरतों से मिला था और कई औरतों के साथ खेल चुका था, लेकिन उसने कभी ऐसी औरत के साथ नहीं खेला था जो जानती हो कि इस तरह कैसे खेला जाता है। इसलिए जब अलीशा ने उससे दोबारा पूछा, क्या हमें बस शहर में इंतजार करना चाहिए, ठीक है, तो उसने लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोनों सिर एक साथ हिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। अलीशा, जिसे वह मिल गया था जो वह चाहती थी, उसने उसे छोड़ने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से रॉकी को मनाती रही, जिससे वह उसके इशारों पर नाचने के लिए और भी ज्यादा तैयार हो गया। अगली सुबह तड़के रिया कपूर और बाकी लोग बाहर निकल गए। चूंकि 5 जिलों के बड़े रईस हरिहरेश्वर में जमा थे, इसलिए तुरंत लड़ाई शुरू करना नामुमकिन था।
इसके बजाय जो कुछ भी बातचीत की मेज पर सुलझाया जा सकता था उसे अखाड़े में नहीं ले जाना चाहिए। अगर कोई चीज़ सचमुच मेज पर नहीं सुलझाई जा सकती तो उसे अखाड़े में निपटाने में बहुत देर नहीं होगी। इसलिए हर जिले के बड़े रईस विवादित क्षेत्रों के स्वामित्व को बांटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए हरिहरेश्वर के एक चाय घर में मिले। इनमें पुराने ऐतिहासिक गिले शिकवों के अलावा सबसे ज्यादा नज़र सिंघानिया परिवार द्वारा छोड़ी गई अरबों की संपत्ति पर थी। दरअसल रिया कपूर को बहुत अच्छी तरह पता था कि मेज पर यह तथाकथित बातचीत केवल अन्य 4 जिलों के नेताओं द्वारा किया गया एक दिखावा था। वे शायद कपूर परिवार को कुछ बेकार इलाके सौंप भी दें, लेकिन जब तक इसमें सिंघानिया परिवार का मामला शामिल है वे निश्चित रूप से 1 इंच भी नहीं देंगे। और सिंघानिया परिवार की संपत्ति के प्रति कपूर परिवार का रवैया पूरी तरह से उनके जैसा ही था। इसलिए मेज पर यह तथाकथित बातचीत शुरू से ही एक मजाक बनने के लिए अभिशप्त थी। इस वजह से मेज पर बातचीत के दौरान रिया कपूर शायद ही कुछ बोली, चुपचाप उनका तमाशा देखती रही। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने गगन वर्मा ने चंडीगढ़ में होटल और गेस्ट हाउस से शुरुआत की थी। मैं कह सकता हूं कि मैं इस क्षेत्र से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं, इसलिए सिंघानिया ग्रैंड होटल मेरे संभालने के लिए सबसे उपयुक्त है। मुझे होटलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिंघानिया परिवार की रियल एस्टेट और 2 कमर्शियल प्लाजा मेरे विक्रमजीत सिंह के लिए काफ़ी हैं। हमारे ठाणे की रियल एस्टेट के साथ मिलकर मुझे विश्वास है कि हमारे प्रांत का रियल एस्टेट उद्योग देश भर में शीर्ष 10 में आ जाएगा। चाहे वे कुछ भी चाहें, मुझे फरहान कुरैशी को आधी हिस्सेदारी चाहिए। इसके अलावा सिंघानिया परिवार के बाकी उद्योग मुझे चलाने के लिए सौंपे जाएंगे। रिया कपूर, उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन सिंघानिया परिवार के सारे उद्योग उन्होंने पूरी तरह से आपस में बांट लिए थे, यहाँ तक कि उसके लिए सूप की एक बूंद भी नहीं छोड़ी थी। सम्मान न दिए जाने का यह एहसास उसे बहुत असहज कर रहा था, लेकिन वह इस वजह से गुस्सा नहीं हुई। इसके बजाय उसने विवाद को मोड़ दिया और फरहान कुरैशी से सवाल किया, यह एक बात है कि तुमने मेरे लिए पीने को सूप की एक बूंद नहीं छोड़ी, लेकिन तुमने मास्टर यश को भी एक भी शेयर नहीं दिया। फरहान, क्या तुम कुछ ज्यादा ही दादागिरी नहीं दिखा रहे? तुम्हें फूट डालने की जरूरत नहीं है। चूंकि हम खाने की मेज पर सहमत नहीं हो सकते तो चलिए और समय बर्बाद नहीं करते। हम कल अखाड़े में अपनी काबिलियत पर भरोसा करेंगे। फरहान कुरैशी ने ठंडी सांस ली, फिर यशवर्धन खन्ना की ओर देखा और कहा, मास्टर यश, आपका क्या ख्याल है? यशवर्धन खन्ना के पीछे शंकर काका का हाथ था, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। चूंकि महाराष्ट्र के नंबर 1 व्यक्ति यशवर्धन खन्ना ने बोल दिया था, अगर बाकी लोग अभी भी इसकी कद्र करना नहीं जानते तो उन्हें वास्तव में सारे दिखावे को फाड़कर पूरी तरह से युद्ध में जाना होगा। इसलिए यशवर्धन खन्ना के सिर हिलाने के बाद बाकी सभी ने भी प्रस्ताव के साथ सहमति में सिर हिलाया। हालांकि रिया कपूर वास्तव में गुरु देवांश का जिक्र करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि गुरु देवांश के कदम उठाने से पहले वे कभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और केवल यही सोचेंगे कि वह शेखी बघार रही है। शब्द बर्बाद करने के बजाय कल के अखाड़े का इंतजार करना बेहतर था। इसलिए बैठक खत्म होने के बाद रिया कपूर ने देवांश को एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि बातचीत बहुत असफल रही और दूसरे पक्ष का सिंघानिया परिवार को उन्हें सौंपने का कोई इरादा नहीं था। उसने ये भी कहा कि फरहान कुरैशी का नॉर्थ मुंबई के 5 जिलों को एकजुट करने का इरादा था और उसने खाने की मेज पर यशवर्धन खन्ना को भी अपनी आंखों में नहीं रखा। ऐसा लगता था कि पिछली अफवाहें सच थी। उसने वास्तव में एक परम महागुरु को आमंत्रित किया था। ये सब कहने के बाद उसने देवांश को एक लोकेशन भेजी, ये बताते हुए कि अखाड़ा प्रतियोगिता कल शाम 4 बजे वहां आयोजित की जाएगी, और फिर उसने उसे परेशान नहीं किया। आखिर देवांश ने कल रात कहा था कि उसे इन 2 दिनों के लिए उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और रिया कपूर की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी। दोपहर हो चुकी थी जब देवांश को रोहन का फोन आया। दोनों रोहन के होटल के पास एक रेस्तरां में मिले। एक चावल का कटोरा मंगाने के बाद वही उनका दिन का दोपहर का खाना था। तेरे पास कितने पैसे हैं? खाना खाते समय रोहन ने अचानक पूछा। 10 लाख से ऊपर शायद। धत्तेरे की, अभी भी नशा नहीं उतरा, अभी भी लंबी लंबी फेंक रहा है। रोहन हंसा और उसने गाली दी। देवांश द्वारा बताई गई संख्या का केवल 4/5वां हिस्सा ही सच माना, यानी 1 लाख से ऊपर। गाली देने के बाद रोहन ने फिर कहा, ठीक है, बाद में जब मैं स्टेज पर जाऊंगा तो तू मेरी जीत पर सट्टा लगाना। भाई तुझे मजे कराएगा और आसमान की सैर कराएगा। हालांकि देवांश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, विनम्रता से रोहन के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। क्या तुझे लगता है कि मैं जीत नहीं सकता? देवांश ने फिर से सिर हिलाया, समझाते हुए, मैंने जुआ छोड़ दिया है। जुआ छोड़ दिया? सच में? रोहन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसका चेहरा संदेह से भरा था। देवांश ने हालांकि सिर हिलाया और कहा, सच में छोड़ दिया। सिया को ये पसंद नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये देखकर कि देवांश झूठ नहीं बोल रहा है, रोहन ने संदेह और विश्वास के मिश्रण के साथ अस्थायी रूप से उस पर विश्वास कर लिया।
हालांकि वह दिल से चाहता था कि देवांश जुआ छोड़ दे, लेकिन तब उसने लगभग अपने हाथ कटवा लिए थे और फिर भी नहीं छोड़ा था। क्या वह अब छोड़ सकता है? तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तू यहाँ अंडरग्राउंड बॉक्सिंग पर सट्टा लगाने नहीं आया है? जब रोहन ने कल देवांश को देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी, आखिर यह मुंबई से केवल 3 घंटे की ड्राइव पर था, आकर जुआ खेलने के लिए बहुत सुविधाजनक। बस देवांश ने इसका जिक्र नहीं किया और उसे पूछना सही नहीं लगा, लेकिन आज उसके मुंह से निकल ही गया। देवांश ने सिर हिलाया, बिल्कुल तेरी तरह मैं भी यहाँ अखाड़े में लड़ने आया हूँ। ये सुनते ही रोहन ने हाथ बढ़ाकर देवांश का माथा टटोला, फिर कसकर भौहें सिकुड़ी और बोला, तुझे बुखार तो नहीं है? तो फिर तू बकवास क्यों कर रहा है? छोड़ इसे, भूल जा। प्रतियोगिता जीतने और इनाम के पैसे मिलने के बाद मैं तुझे अस्पताल ले चलूंगा। दिमाग की समस्या बहुत बड़ी बात है और इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं की जा सकती। ये सुनकर देवांश रोना चाहता था, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। क्या अब वह एक भी सच नहीं बोल सकता था? रॉकी साल्वी, जिसने पूरी रात मेहनत की थी, अपने फोन की घंटी से जाग गया। यह उसके एक आदमी का फोन था। रॉकी भाई, वो रोहन, वो लड़का फिर से अखाड़े में है। ये सुनकर रॉकी ने ठंडी सांस ली। मुझे पता है, कहा, फिर अलीशा के कूल्हे पर थपकी दी और हंसा। जैसा कि तूने उम्मीद की थी, वह बदमाश फिर से अखाड़े में है। अलीशा ने रॉकी को शर्माते हुए देखा, फिर एक नाजुक चिड़िया की तरह बोली, चूंकि हम भीड़ में उसे नहीं घेर सकते, तो रॉकी भाई आपको खुद सबके सामने अखाड़े में उसकी टांग तोड़ देनी चाहिए। अगर उसमें खुद ही काबिलियत नहीं है तो मास्टर यश तब कुछ नहीं कहेंगे, है ना? रॉकी ने सिर हिलाया पूरे आत्मविश्वास के साथ। पहले मैं बहुत ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहता था। आखिर मैं स्टेट बॉक्सिंग टीम से हूं और अगर दूसरों ने मुझे किसी की टांग तोड़ते देखा तो ये बुरा लगेगा। लेकिन चूंकि यह तेरी फरमाइश है और वह लड़का इतना एहसान फरामोश है, तो फिर मुझे बदतमीज होने का दोष मत देना। अध्याय 145। 3 बार नाक रगड़ ले तो शायद तेरा एक ही पैर तोड़कर छोड़ दूं। जैसा कि रोहन ने कहा था, अखाड़े में जाने के बाद जब तक उसका सामना उन जान हथेली पर रखकर लड़ने वालों से नहीं हुआ, उसने लगभग हर किसी को धूल चटा दी। उन सड़क छाप गुंडों को बस कुछ ही चालों में नॉकआउट कर दिया। इस तरह वह जीतता हुआ आगे बढ़ा और दूसरे अखाड़े में लगभग किसी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अखाड़े के नियमों के अनुसार अगर 20 मिनट के भीतर कोई चुनौती नहीं देता है तो उसे इस अखाड़े का चैंपियन माना जाता है और वह इनामी राशि का दावा कर सकता है। हालांकि साथ ही जो व्यक्ति इनामी राशि प्राप्त करता है वह आज किसी अन्य अखाड़े में भाग नहीं ले सकता और उसे कल तक इंतजार करना होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोहन अखाड़े पर खड़ा रहा और देवांश को एक बेहद गंभीर नज़र से देखा, जैसे कि वह बस इनामी राशि प्राप्त करने ही वाला हो। लेकिन बहुत जल्दी उसके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि अपनी ऊंचाई से उसने रॉकी और उसके गिरोह को दूसरे अखाड़े की ओर शैतानी मुस्कान के साथ आते देखा। उन्हें देखते ही रोहन हड़बड़ाकर अखाड़े के किनारे आया और देवांश से पूछा, क्या हमने ये नहीं कहा था कि हम सिर्फ हवा बना रहे हैं? रॉकी और वो कमीने अभी भी मुझे निशाना बनाने की हिम्मत क्यों कर रहे हैं? उन्होंने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि हम सिर्फ गीदड़प की दे रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तू पूरे दिल से लड़ेगा, रॉकी तेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, देवांश ने उसे तसल्ली दी। लेकिन रोहन ने सिर हिलाया और कहा, मैं उससे पहले भी लड़ चुका हूँ, हम एक स्तर पर बिल्कुल नहीं हैं। अगर उसे पता है कि हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं तो वो पक्का जान से मारने के लिए जाएगा। शायद मुझे बस हार मान लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे वो डायन अलीशा तुझ पर जरूर हंसेगी। पर कोई बात नहीं, उसे हंसने दे। ऐसा तो है नहीं कि तुझ पर पहले कभी हंसा नहीं गया, देवांश ने उसे उकसाया। रोहन स्पष्ट रूप से अलीशा और रॉकी से डरा हुआ था। अगर उसे अपना आत्मविश्वास वापस पाने में मदद नहीं की गई तो वह शायद पूरी जिंदगी अलीशा के साए में जिएगा। देवांश स्वाभाविक रूप से रॉकी और अलीशा को सबक सिखाने के लिए कदम बढ़ा सकता था, लेकिन उस असर की तुलना रोहन के खुद ऐसा करने से कैसे हो सकती थी? यकीनन ये सुनने के बाद रोहन का तेवर तुरंत बदल गया। साले की तो एक विद्वान को मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। मैं लड़ूंगा। हालांकि वह अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन कम से कम उसके जोश और ऊर्जा में काफी सुधार हुआ था। उसने अखाड़े के नीचे रॉकी को उंगली दिखाकर उकसाया भी, जैसे कह रहा हो, हिम्मत है तो ऊपर आ। जिसने देवांश को पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया तो तुझे उकसाना इतना आसान है? रॉकी, जो शुरू में मंच के नीचे हिचकिचा रहा था, ने रोहन को इतना उकसाते देखा और उसका दिमाग तुरंत गर्म हो गया। बाकी सब कुछ भूलकर वह सीधा ऊपर की ओर लपका। नीचे मौजूद भीड़, जो 10 मिनट से ज्यादा समय से इंतजार कर रही थी, ने आखिरकार किसी को चुनौती देते देखा और तुरंत पागलों की तरह शोर मचा दिया। और कुछ लोगों ने रॉकी को कुछ दिन पहले के कई अखाड़ा प्रतियोगिताओं के चैंपियन के रूप में पहचानते हुए बिना दोबारा सोचे तुरंत रॉकी पर भारी सट्टा लगा दिया।
हालांकि देवांश ने खुद सट्टा नहीं लगाया, लेकिन उसने रोहन को एक तरफ बुलाया और पूछा कि उसके पास अभी कितने पैसे हैं और उसे बिना हिचकिचाए खुद के जीतने पर सारे पैसे लगाने को कहा। रोहन बेशक बहुत हिचकिचा रहा था। क्या ये बुरा नहीं होगा? क्या मैं तब इज्जत और पैसा दोनों नहीं खो दूंगा? तू क्या जाने, इसे कहते हैं अपनी कश्ती जला देना। अगर तेरे अंदर आर पार की लड़ाई लड़ने का जज्बा नहीं है तो एक अकेले अखाड़ा चैंपियन होने की बात करने का क्या मतलब है? इस समय रोहन का दिमाग भी गर्म था। देवांश की यह बात सुनने के बाद उसे लगा कि इसमें दम है, इसलिए उसने सट्टेबाज को बुलाया और सबके सामने अपने फोन से 50,000 से ज्यादा रुपए दांव पर लगा दिए खुद के जीतने पर। ये 50,000 से ज्यादा वो रकम थी जो उसने पिछले अखाड़ा मुकाबलों से जीती थी और यही उसकी पूरी जमा पूंजी थी। अगर वह हारा तो उसके पास रात के खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन यही वो दृढ़ निश्चय था जिसने उसे ताकत से भर दिया। और नीचे के दर्शकों ने उसे खुद पर दांव लगाते और एक बार में 50,000 से ज्यादा लगाते देखकर तुरंत जोशीले और जोरदार शोर के साथ दहाड़ लगाई। यहाँ हर कोई या तो पर्यटक था या गांव वाला, और जब वे सट्टा लगाते भी थे तो खेल खेल में आमतौर पर 50 या 100 का सट्टा लगाते थे। जिनके पास थोड़े ज्यादा पैसे होते वे सिर्फ 1,000 के आसपास लगाते। कौन एक बार में 50,000 से ज्यादा लगाएगा? अखाड़े का माहौल 50,000 से ज्यादा के इस भारी सट्टे से तुरंत गर्मा गया। दर्शक पागलों की तरह चिल्लाए, रॉकी को भी खुद पर भारी सट्टा लगाने के लिए उकसाने लगे। नियमों के अनुसार अखाड़े में मुकाबला करने वाले दो लोग अपने प्रतिद्वंद्वी के जीतने पर सट्टा नहीं लगा सकते, नहीं वे खुद के हारने पर सट्टा लगा सकते हैं, क्योंकि इसे आसानी से फिक्सिंग हो सकती है। हालांकि वे अपने जीतने पर सट्टा लगा सकते हैं। इस तरह पैसे जीतने के लिए उन्हें प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करना होगा। ये देखने में बेहतर लगता है, अधिक दर्शकों को आकर्षित करता है और सट्टेबाजों द्वारा भी पसंद किया जाता है। और अगर अखाड़े में दोनों पक्ष अपने जीतने पर सट्टा लगाते हैं तो मैच मौत की लड़ाई बन जाता है। यह उस तरह का मैच है जिसे सट्टेबाज देखना पसंद करते हैं और इसका रोमांच बाघों और तेंदुओं के बीच की लड़ाई से कम नहीं होता। मौके का माहौल पहले ही इस हद तक बन चुका था। रॉकी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी साख की बहुत परवाह करता था, स्वाभाविक रूप से सबको निराश नहीं करेगा। साथ ही उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से जीतेगा, तो ये पैसा क्यों न कमाया जाए। इसके अलावा अलीशा भी उसे बुरी तरह उकसा रही थी, उसे अपने सारे पैसे निकालने और खुद के जीतने पर लगाने के लिए कह रही थी, उसे भरोसा दिला रही थी कि वह भारी मुनाफा कमाएगा। इसलिए रॉकी अब और नहीं हिचकिचाया। उसने अलीशा के हाथ से फोन लिया, सट्टेबाज को बुलाया और सबके सामने घोषणा की कि वह खुद के जीतने पर 5 लाख का सट्टा लगाएगा, जिसमें से 2 लाख उसने पिछले अखाड़ा मुकाबलों से जीते थे और बाकी 3 लाख उसने इतने सालों में कई मैचों में हिस्सा लेकर बड़ी मेहनत से बचाए थे। जैसे ही ये शब्द निकले पूरा स्थल तुरंत गूंज उठा, यहाँ तक कि अन्य अखाड़ों के दर्शकों को भी अपनी ओर खींच लिया। पल भर में दूसरा अखाड़ा खचाखच भर गया और दर्शक ऐसे उत्साहित थे जैसे उन्हें किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। हालांकि वो आदमी जो सट्टा ले रहा था थोड़ा परेशान दिख रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि रॉकी की ताकत रोहन से निपटने के लिए काफी से ज्यादा थी। अगर वे ये सट्टा स्वीकार करते हैं तो वे निश्चित रूप से पैसे हारेंगे, इसलिए वह वहां अजीब स्थिति में खड़ा था, न निगलते बन रहा था न उगलते। इस पर रॉकी नाराज हो गया और गाली दी, साले मैंने तेरे किसी भी नियम को नहीं तोड़ा है, तो तू मुझे सट्टा क्यों नहीं लगाने दे रहा। जैसे ही उसने ये कहा उस आदमी ने तुरंत अपने बॉस से सलाह ली और सकारात्मक जवाब मिलने के बाद उसने खुशी खुशी रॉकी का सट्टा स्वीकार कर लिया। तभी से अखाड़े के चारों ओर दर्शकों ने पहाड़ टूटने और सुनामी के उफान जैसी दहाड़ और जयकार की, मानो वे आसमान को ही हिला देंगे। इसके अलावा प्रतिभागियों के सीधे सट्टे से प्रभावित होकर उन सभी ने कम या ज्यादा और ज्यादातर रॉकी के जीतने पर सट्टा लगाया। अरे भाई, अगर उसने खुद पर 5 लाख लगाने की हिम्मत की तो ये दिखाता है कि उसे पूरा आत्मविश्वास और ताकत है। अलीशा ने भी रॉकी के ध्यान न देने का फायदा उठाया और सालों से अलग अलग बॉयफ्रेंड्स से ठगे गए अपने सारे पैसे, कुल 4.5 लाख, सब रॉकी के जीतने पर झोंक दिए। सट्टा लगाने के बाद अलीशा निस्संदेह वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा उत्साहित थी, क्योंकि रॉकी के अभी के सट्टे से उसने उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि जान ली थी, जो इस बात का डेटा सपोर्ट देगा कि वह भविष्य में रॉकी की भेड़ से कितना और कैसे ऊन कतरेगी। उसने ये भी गिनना शुरू कर दिया कि ऑड्स के आधार पर रॉकी को बाद में कितना पैसा वापस मिलेगा। हालांकि ऑड्स कम थे, अगर वह जीतता है तो वे 5 लाख बदलकर 7.5 लाख हो जाएंगे, प्लस 4.5 लाख जो उसने खुद लगाए थे, जो वापस होकर 6,75,000 हो जाएंगे, कुल मिलाकर 14,25,000। उसने अपनी मूल संपत्ति में लगभग 10 लाख का इजाफा कर लिया। ये सोचकर अलीशा को लगा जैसे वह खुशी से पागल हो जाएगी। घंटे की आवाज के साथ अखाड़ा प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हुई।
रॉकी ने अपनी गर्दन घुमाए और तिरस्कारपूर्वक कहा, मेरे हारे हुए प्रतिद्वंद्वी, अगर तू अभी मेरे सामने 3 बार नाक रगड़ ले तो मैं बाद में तेरा सिर्फ एक पैर तोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। अध्याय 146। भाई, सच कहूँ तो मेरे दिल में हमेशा तुम ही थे। बकवास बंद कर, हिम्मत है तो मेरे सामने आ। अगर मेरे मुंह से एक भी आह निकली तो मेरा नाम बदल देना। रोहन दहाड़ा। रॉकी की हरकतों से साफ उखड़ा हुआ। खुद के जीतने पर 50,000 का सट्टा। रॉकी के दिल में रोहन के लिए कितनी हिकारत थी। रोहन कैसे न भड़कता। तू तो गया। रॉकी ने अपनी मुट्ठी उठाई और एक किताबी साइड हुक पंच सीधा रोहन के चेहरे की ओर मारा। इसकी गति और अजीब कोण ने इसे ज्यादातर लोगों के लिए बचाव करना नामुमकिन बना दिया। गनीमत थी कि रोहन भी एक खिलाड़ी था, इसलिए उसने तेजी से प्रतिक्रिया की, मुंह से बाल बाल बचा। बदकिस्मती से रॉकी आखिर प्रांतीय बॉक्सिंग टीम से था और उसका मैच का अनुभव साफ तौर पर रोहन से बेहतर था। वह साइड हुक पंच तो सिर्फ एक झांसा था, उसका असली हमला एक जोरदार स्ट्रेट पंच था जो तुरंत बाद आया, सीधा रोहन की नाक की हड्डी पर। जिस किसी की नाक पर कभी चोट लगी है वह जानता है कि एक हल्का सा स्पर्श भी लंबे समय तक बेचैनी पैदा कर सकता है। रॉकी के भारी मुक्के की तो बात ही छोड़िए। अगर रोहन ने इसका पूरा जोर झेल लिया होता तो वह शायद इस मैच में रॉकी द्वारा सीधे नॉकआउट हो जाता। रोहन भी जानता था कि उसकी स्थिति खतरनाक है, लेकिन उस साइड हुक पंच से बचने के लिए उसका शरीर पहले ही दाईं ओर झुक चुका था। अब दिशा बदलना लगभग नामुमकिन था। दर्शकों के नजरिए से ये और भी ज्यादा लग रहा था कि रोहन खुद रॉकी की मुट्ठी में दौड़ रहा है, बचने का कोई रास्ता नहीं। गए काम से इज्जत और पैसा दोनों गया। यह विचार तुरंत रोहन के दिमाग में कौंध गया। जल्द ही एक धड़ाम के साथ रॉकी की मुट्ठी ने सटीक रूप से उसके चेहरे पर प्रहार किया, लेकिन कोई कल्पित असहनीय दर्द नहीं हुआ, कोई जलन नहीं हुई और आंसुओं के बहने का कोई नामोनिशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रॉकी का मुक्का बस उसकी नाक को हल्का सा छू कर रुक गया हो। उसका सिर पीछे नहीं झटका बल्कि स्थिर रहा। अचल। अखाड़ा तुरंत शांत हो गया। हर कोई इस अविश्वसनीय दृश्य से सन्न रह गया, जिसमें खुद रॉकी भी शामिल था। उसे लगा जैसे उसकी मुट्ठी रोहन की नाक पर नहीं बल्कि लोहे की कील पर लगी हो, जिससे उसकी मुट्ठी दर्द से टीसने लगी। रोहन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने देखा कि रॉकी की मुट्ठी अभी भी उसकी नाक से दबी हुई है, बचाव का कोई इरादा नहीं दिखा रही। इसलिए रॉकी के खुले गार्ड का सामना करते हुए रोहन ने सीधे उसमें एक मुक्का जड़ दिया। इस बार भौतिक नियमों के अनुसार रॉकी का सिर एक बड़े चाप में पीछे की ओर झटका और फिर बिना किसी अपवाद के रॉकी की नाक से खून बहने लगा। अगर यह कोई आम इंसान होता तो ऐसा मुक्का खाने के बाद वह निश्चित रूप से जमीन पर होता, सिर पकड़कर रो रहा होता। लेकिन रॉकी एक पेशेवर था, उसने बस अपना सिर कुछ बार हिलाया और संभल गया। अपना मुक्का लगता देख रोहन का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह रॉकी पर चिल्लाया, तेरे मुक्के इतने कमजोर हैं, ये तो एक मच्छर भी नहीं मार सकते। तू मेरी टांगे तोड़ने की बात कैसे कर सकता है? इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? लेकिन फिर से, क्या तूने कल रात कुछ ज्यादा ही हिला लिया था जो तुझमें ताकत नहीं बची? हा। बोलते हुए रोहन ने रिंग के किनारे खड़ी अलीशा पर एक ठंडी, बिना छिपी मजाक उड़ाने वाली नजर भी डाली। इतना ज्यादा मत इतरा साले। वह आखिरी मुक्का बस मेरी लापरवाही थी। रॉकी दहाड़ा फिर से हमला करते हुए और अपने पेशेवर बॉक्सिंग कौशल के साथ उसने जल्दी ही एक और मौका ढूंढ लिया और रोहन के चेहरे पर एक ठोस मुक्का जड़ा। हालांकि पहले की तरह ही रॉकी को लगा जैसे उसकी मुट्ठी लोहे की प्लेट से टकराई हो। न केवल वह रोहन के सिर को हिलाने में नाकाम रहा, बल्कि प्रभाव से उसकी खुद की मुट्ठी दर्द से टीसने लगी। ये क्या हो रहा है? क्या इस आदमी का सिर लोहे का बना है? रॉकी अपनी बाहें सिकोड़ने से नहीं रोक पाया। उसके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास उठ रहा था। अभी यह विचार उठा ही नहीं था कि रोहन का मुक्का वादे के मुताबिक आ पहुंचा, उसके चेहरे पर दे मारा, ठीक वही चाल दोहराते हुए। इस मुक्के ने रॉकी को 4 या 5 कदम दाईं ओर खिसका दिया, इससे पहले कि वह आखिरकार खुद को संभाल पाता, और उसका चेहरा तेजी से सूज गया। रॉकी उस वार से चकरा गया था। उसने थूक के साथ थूका और जो बाहर आया वह पूरी तरह से खून था। ये देखकर रोहन ताना मारे बिना नहीं रह सका। मैंने कहा था न कि तूने बहुत ज्यादा हिला लिया है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर पहले की बात होती तो क्या मैं वह मुक्का झेल पाता? बोलने के बाद रोहन अलीशा पर हंसा। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड होने के नाते, ये जानते हुए कि मेरा आज मैच है, उसने दुश्मन के शरीर को पहले से ही निचोड़ने के लिए ओवरटाइम किया। मुझे कहना पड़ेगा, वह बहुत ही शानदार था। 2 राउंड के बाद रोहन अब आत्मविश्वास से लबरेज था। हालांकि वह ये कहता रहा कि रॉकी में बहुत कम ताकत थी क्योंकि उसने कल रात बहुत ज्यादा हिला लिया था, लेकिन गहरे मन में वह यह मानने को ज्यादा तैयार था कि उसने खुद कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था और दर्द महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस कमीने जोड़े का मजाक उड़ा पाना, यह एहसास सचमुच जबरदस्त था।
रॉकी, जो शुरू में इस पर विश्वास नहीं करता था, रोहन की बातें सुनने के बाद अलीशा की ओर देखने के लिए मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। रॉकी की नज़र देखकर अलीशा तुरंत घबरा गई और जोर से चिल्लाई, रॉकी भाई, उसकी बकवास मत सुनो। उन 5 लाख के बारे में सोचो जो आपने लगाए हैं। जल्दी से फॉर्म में वापस आ जाओ। हालांकि उसे उन 5 लाख की बहुत परवाह थी, लेकिन जिसकी उसे ज़्यादा परवाह थी वह 4.5 लाख थे जो उसने निवेश किए थे। क्या तुम्हें पता नहीं, वह 4.5 लाख बचाने के लिए मेरे 2 मुंह ऊपर और नीचे लगभग घिस चुके हैं। अगर तुम मेरे लिए हार गए तो मैं तो बस मर ही जाऊंगी। रॉकी भी इस समय बहुत बेचैन था। 5 लाख उसकी सारी जमा पूंजी थी, वह फॉर्म में कैसे ना होता। मुख्य बात यह थी कि उसे लग रहा था कि वह आज असाधारण रूप से अच्छे फॉर्म में है, लेकिन वह बस अपने प्रतिद्वंद्वी को चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। दूसरा व्यक्ति शुरू से ही अजेय स्थिति में था, तो उसे यह मैच कैसे लड़ना था। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद रॉकी ने फिर से हमला किया। इस बार रोहन अपनी जगह पर गड़ा रहा, रॉकी के मुक्के लगने दिए, फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो उसने अपनी मुट्ठी उठाई और वापस मुक्का मारा, जैसे वह किसी नौसिखिए को पीट रहा हो। ये बेहद मजेदार था। नीचे के दर्शक भी इसका लुत्फ उठा रहे थे। आखिर दोनों पक्ष मुक्कों का आदान प्रदान कर रहे थे और वे सभी ठोस मुक्के थे जिनमें से आधे से खून निकल रहा था। क्या यह उन गांव के गुंडों की अराजक हाथापाई से कहीं ज्यादा मनोरंजक नहीं था जो बस लड़ने आ जाते थे। जहां तक उन दर्शकों की बात है जिन्होंने रॉकी के जीतने पर सट्टा लगाया था, वह सबके लिए इतना शानदार शो पेश करने के लिए खून से लथपथ होने को तैयार था, तो वे और क्या मांग सकते थे। ये बस उसका मेडिकल खर्च था। अखाड़े का सट्टेबाज भी खुश था। 10 लाख से ज्यादा का कुल सट्टा अब उसकी जेब में जाने वाला था। केवल रॉकी और अलीशा निराशा से भरे थे, इतना पछता रहे थे कि उनकी आंखें ऐंठने वाली थीं। क्योंकि रॉकी उन 5 लाख को खोने के लिए तैयार नहीं था जो उसने लगाए थे। भले ही वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, फिर भी उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। एक चौड़ा रुख बनाए रखा, मंच पर कांपता रहा, हार मानने से जिद्दी इनकार करता रहा। हालांकि इस बिंदु पर उसकी मुट्ठियां सीधी नहीं हो सकती थीं। उसकी आंखें इतनी सूजी हुई थीं कि वह मुश्किल से देख पा रहा था, और वह अनिवार्य रूप से एक बेकार इंसान था जिसमें लड़ने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। रोहन को भी कोई जल्दी नहीं थी। जब रॉकी खड़ा होता तो वह ऊपर जाता और उसे एक मुक्का मारता, फिर धीरे धीरे उसके वापस उठने का इंतजार करता। रिंग के किनारे खड़ी अलीशा रिंग के फर्श को पीटती रही, लगातार रॉकी को हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करती रही, उसे खड़े होने के लिए चिल्लाती रही। शुरू में ये काफी प्रेरणादायक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अलीशा का प्रोत्साहन अपमान में बदल गया। जैसे काय, कचरा, कमजोर और अन्य अप्रिय शब्द सब बाहर निकल रहे थे, जिससे आसपास के दर्शक लगातार उसकी ओर इशारा कर रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। बदकिस्मती से रॉकी को रोहन ने इतनी जोर से मारा था कि उसके कान बज रहे थे। वह केवल अलीशा की आवाज की भिनभिनाहट सुन सकता था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वह विशेष रूप से क्या कह रही है। लगातार 7 या 8 बार खड़े होने के बाद, केवल अपनी स्थिति का पता लगाने से पहले ही रोहन द्वारा गिराए जाने के लिए, रॉकी ने आखिरकार अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। हालांकि वह हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन उसमें खड़े होने की वास्तव में कोई ताकत नहीं बची थी। पूरे शरीर में दर्द के साथ वह बस लेटना और ठीक से आराम करना चाहता था। उसे लगा कि उन 5 लाख की तुलना में उसकी अपनी जान ज्यादा कीमती है। लेकिन किसी तरह वह, जिसने पहले ही हार मानने का फैसला कर लिया था, पाया कि उसका शरीर अनियंत्रित रूप से फिर से खड़ा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रॉकी घबरा गया। मुझमें इतनी मजबूत इच्छाशक्ति कब पैदा हो गई? मुझे जल्दी से लेटने दो, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। वह इसे चिल्लाकर कहना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसका चेहरा सुअ के सिर जैसा पीट दिया गया है और उसका मुंह और जीभ कोई आवाज नहीं निकाल पा रहे थे। इस प्रकार वह मैच, जो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, जिद के साथ आधे घंटे से ज्यादा समय तक खिंचा, जिसमें रॉकी बहादुरी से बार बार खड़ा होता रहा। दूसरे शब्दों में, रॉकी को मंच पर आधे घंटे से ज्यादा समय तक रोहन द्वारा एक तरफा पीटा गया। अंत में ये रोहन खुद था जो थक गया और रॉकी समझदारी से गिर पड़ा, फिर कभी न उठने के लिए। मैच खत्म हुआ और आसपास के दर्शकों से जयकार फूट पड़ी, और 20 मिनट इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। सट्टेबाज ने सीधे रोहन को इस रिंग का चैंपियन घोषित कर दिया। नतीजतन रोहन को न केवल 50,000 रुपये की इनामी राशि मिली, बल्कि क्योंकि उसने अपने जीतने पर सट्टा लगाया था, उसे रिटर्न में अतिरिक्त 3 लाख रुपये भी मिले। एक मैच ने उसे सीधे 3.5 लाख रुपये दिलाए। 50,000 रुपये मूलधन को छोड़कर उसने 3 लाख रुपये कमाए। उसकी आंखें, जो कल रात शराब पीते समय धुंधली थीं, अब अपार आत्मविश्वास से चमक रही थीं। अपनी इनामी राशि लेने के बाद वह अभी देवांश के पास चलकर आया ही था कि एक लंबी पतली आकृति उसके सामने दिखाई दी, जो दयनीय दिख रही थी और कह रही थी, रोहन, मैं पहले गलत थी। सच कहूं तो मेरे दिल में हमेशा तुम ही थे। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं?
अध्याय 147 रोहन, असल में मैं एक परम महागुरु हूँ। रोहन ने अलीशा पर एक नज़र डाली और उस दृश्य को याद करते हुए जहां उसने चुपचाप उस आदमी से बात की थी जिसने सट्टा लगाया था, वह तुरंत समझ गया और चिंता के साथ पूछने का नाटक किया, क्या तूने अपनी सारी जमा पूंजी रॉकी के जीतने पर लगा दी थी? अलीशा ने रोहन के चेहरे पर चिंता के भाव देखे और यह सोचते हुए कि यह उसके आकर्षण के कारण है और वह अभी भी उसे भूल नहीं सका, उसने और भी अधिक दयनीय भाव बनाया। आंसू लगभग गिरने ही वाले थे। हाँ, मुझे भी रॉकी ने धोखा दिया था। रोहन, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? माफ, बिल्कुल, मैं तुझे माफ कर दूंगा। रोहन ने बड़प्पन दिखाते हुए हाथ हिलाया, पूरी तरह से उदार। ये देखकर अलीशा बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही वह रोहन से बेहद नफरत करती थी। ये सचमुच एक बिना दिमाग का बेवकूफ़ है। मुझे बस अपनी उंगली थोड़ी सी हिलाने की ज़रूरत है और यह मेरे खूबसूरत पैरों के नीचे घुटने टेक देगा। मैं जानती थी कि रोहन ही इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छा है। अलीशा एक नाजुक चिड़िया की तरह रोहन की बाहों में झुकने ही वाली थी, लेकिन वह हट गया। पास खड़ा देवांश इसे मज़ेदार पा रहा था। वह कॉलेज में 4 साल तक रोहन का रूममेट रहा था और वह उसके चरित्र को सबसे अच्छी तरह जानता था। क्या वह तुझे माफ़ कर सकता है अलीशा? तू अभी भी सपना देख रही होगी, है ना? असली तमाशा तो अभी बाकी था। तेरा कार्ड नंबर क्या है? मैं तुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। रोहन ने अलीशा को कोमल भाव से देखा। उसकी आंखों में प्यार ने तुरंत अलीशा को यह भुलवा दिया कि वह भी उसके आलिंगन से हट गया था। अलीशा खुशी से झूम उठी, तुरंत अपना हैंडबैग निकाला, अपना बैंक कार्ड बाहर निकाला और रोहन को सौंप दिया। रोहन, यह मेरा बैंक कार्ड है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कि मैं माफ़ी के तौर पर तुम्हें खाना खिला सकूं। हालांकि रोहन ने अलीशा का बैंक कार्ड नहीं लिया। इसके बजाय उसने अलीशा को ऐसे देखा जैसे कोई किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो और काफ़ी देर तक चुप रहा। ये देखकर अलीशा को अचानक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन हार न मानने की इच्छा रखते हुए उसने फिर भी शर्मीला व्यवहार किया और पूछा, रोहन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे शर्म आ रही है। रोहन ने सिर हिलाया और अपनी हंसी नहीं रोक सका। अलीशा, ओ अलीशा, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तू वास्तव में अपना बैंक कार्ड बाहर निकालेगी। तेरा चेहरा किस चीज़ का बना है इतना मोटा होने के लिए? अगर तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना है तो मुझे इसमें मत घसीट। अब से मुझसे जितना दूर हो सके चली जा। अगर तूने मेरे सामने फिर से आने की हिम्मत की तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। रोहन, तुम। अलीशा को उम्मीद नहीं थी कि रोहन अपने भाव इतनी जल्दी बदल लेगा। उसकी आंखें अभी तो स्पष्ट रूप से कमीने, ये सब एक नाटक था। अलीशा ने गुस्से से सोचा, दांत पीसते हुए, काश वह रोहन को मार सकती। कैसा लगा? क्या वो आखिरी वाक्य जाना पहचाना लग रहा है? जब तूने कल मुझसे ये कहा था तो क्या तूने कभी सोचा था कि ये दिन आएगा? हा। रोहन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। रोहन, मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है? मैं वादा करती हूँ कि अब से सिर्फ तुमसे प्यार करूँगी और पूरी ज़िंदगी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अलीशा हार मानने को तैयार नहीं थी। वह जानती थी कि रोहन नर्म दिल का है और अगर वह उसे मनाएगी तो वह अपना मन बदल लेगा। दफ़ा हो जा, मेरे सामने घिनौनापन फैलाना बंद कर। अगर तूने एक और शब्द बोलने की हिम्मत की तो मैं तेरा मुंह चीर दूंगा। रोहन ने अलीशा पर दफ़ा हो जा शब्द दोहरा, फिर देवांश को इशारा किया और वे चले गए, अलीशा को गुस्से से उबलता छोड़कर। देवांश ने इस बीच रिंग में चोटिल और सूजे हुए रॉकी पर एक विचारशील नज़र डाली, उपहास किया और अभी के लिए उसकी जान बख्शने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि जब उसे होश आएगा तो वह और अलीशा कुत्तों की तरह कैसे लड़ेंगे। अलीशा का दिमाग उथल पुथल में था जब वह रोहन की दूर होती आकृति को देख रही थी, लेकिन जहां तक पछतावे की बात थी, कोई पछतावा नहीं था। वह बस इस बात से नाराज थी कि वह उस बेवकूफ़ को लुभा नहीं सकी और उन 3.5 लाख पर हाथ नहीं डाल सकी जो उसने अभी जीते थे। जैसे ही वह हिचकिचा रही थी कि वापस जाकर रॉकी के जूते चाटना जारी रखे या नहीं, किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे आलिंगन में खींच लिया। हटो, अलीशा ने अनजाने में हटो चिल्लाना शुरू किया, लेकिन आधे में ही उसने आखिरी शब्द निगल लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसे पकड़ने वाले उस आदमी के पीछे उसके आदमियों की भीड़ थी। ये निश्चित रूप से कोई बड़ा आदमी था, और शायद मास्टर यश की तरह रईसों में भी बड़ा रईस। क्या हटो? उस चिकने अधेड़ उम्र के मोटे आदमी ने अभी भी अलीशा के सुगंधित कंधे को पकड़े हुए और उसे सहलाते हुए इशारा करते हुए पूछा। अलीशा इस समय कंगाल थी और अपने अगले शिकार को खोजने के लिए चिंतित थी। तभी उसे एक बड़ा आदमी मिला जिसने खुद पहल की। उसने तुरंत उस मोटे आदमी के चिकने बड़े हाथ को पकड़ लिया, फिर लापरवाही से अपनी बाह उस मोटे आदमी की कमर के चारों ओर लपेट दी। उसकी आंखें रेशम जैसी थीं, शरारती। मैं और किस लिए हटने को कहूंगी? बेशक, बिछौने में लिपटने के लिए। हा। वह चिकना मोटा आदमी दिल खोलकर हंसा, अलीशा के पीछे हाथ मारा और होटल की ओर चल दिया। उसे इस तरह की पहल करने वाली औरतें सबसे ज्यादा पसंद थीं, क्योंकि तब वह बस बिना हिले बिस्तर में
लेटा रह सकता था, वरना उसके भारी शरीर के साथ वास्तव में हिलना डुलना काफी मेहनत का काम होता। हालांकि अलीशा को बहुत घिन महसूस हुई, लेकिन पीछे चल रहे आदमियों के समूह पर एक तिरछी नजर ने तुरंत इस घृणा को दूर कर दिया, जिसकी जगह घटनाओं के मोड़ से मिले ऊंचे दर्जे के एहसास ने ले ली। रोहन, और तेरे जुआरी भाई देवांश, आज रात इस बड़े आदमी की अच्छी तरह सेवा करने के बाद कल मैं इसके आदमियों से तुम्हारी टांगें तुड़वाऊंगी। अलीशा को देवांश नाम अच्छी तरह याद था। अगर वह न होता तो जिस बैग पर उसने अपनी नजरें जमाई थीं, जिसकी कीमत 20,000 से ज्यादा थी, वह बहुत पहले ही उसका निजी सामान बन चुका होता। इसलिए वह देवांश के लिए गहरी नफरत पालती थी। कल रात जब उसने रोहन को उसका नाम पुकारते सुना तो उसे तुरंत याद आ गया। साथ ही उसने उसे 2 बार थप्पड़ मारा था, तो इस दुश्मनी का बदला चाहे कुछ भी हो लेना ही था। ये सोचकर कि यह बड़ा आदमी निश्चित रूप से उसका साथ देगा, अलीशा के उदास मूड को तुरंत धूप में बदल दिया और एक दम्भी मुस्कान उसके होठों के कोनों पर आ गई। वह रोहन और देवांश को टूटी टांगों के साथ अपने सामने दर्द से कराहते हुए देखने के लिए बेताब थी। उस छोटे शहर के एक साधारण रेस्तरां में रोहन ने दरियादिली से कई भारी भरकम व्यंजन ऑर्डर किए, ये घोषित करते हुए कि उन्हें आज रात जश्न मनाना ही है। देवांश ने मना नहीं किया, रोहन को थोड़ा लुत्फा उठाने दिया। खाने की मेज पर रोहन ने बियर की एक बोतल गटकने के बाद डकार ली, पूरी तरह से तरोताजा महसूस करते हुए एक अवर्णनीय उत्साह का एहसास। ये पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा खुशी का पल था और उसे लगा जैसे वह एक बार फिर भविष्य के लिए उम्मीदों से भर गया है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि जब रॉकी ने मुझे मारा तो मुझे कोई दर्द क्यों नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी और दर्द महसूस करने की क्षमता खो दी थी। रोहन ने देवांश के साथ रिंग में अपने अनुभव साझा किए। उसकी आंखें पूरी तरह उलझन में थी जब वह इस बिंदु पर पहुंचा। देवांश उसकी बातों पर मुस्कुराया। क्या तूने खुद नहीं कहा था? उसने कल रात हद कर दी थी, इसलिए उसका पूरा शरीर कमजोर और बेजान था। रोहन ने सिर हिलाया और मुंह बनाया। ये निश्चित रूप से वह नहीं है। उसका हर मुक्का ताकतवर और भारी था। मैंने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की है, मैं उसकी मुट्ठियों से पैदा होने वाली हवा से बता सकता था। तो फिर तुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? ये सुनकर रोहन ने एक पल के लिए सोचा, फिर एक रहस्यमय भाव के साथ उसने देवांश से कहा, मैं इस सवाल के बारे में सोच रहा था और अपने विश्लेषण के बाद मैं आखिरकार एक उचित स्पष्टीकरण के साथ आया हूँ। बोलने के बाद उसने सावधानी से चारों ओर देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई भी उनकी बातें नहीं सुन रहा है, वह आगे झुका और देवांश से फुसफुसाया। मेरा मानना है कि कल दिन में जब मैं रिंग में रॉकी से लड़ा था तो शायद अनजाने में मेरे शरीर के सारे चक्र खुल गए होंगे, इसलिए अब मैं वास्तव में एक असली परम महागुरु हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देवांश ने रोहन को देखा, मौके पर ही सन रह गया, काफी देर तक उबर नहीं पाया। काफी देर बाद उसने आखिरकार आह भरी और रोहन को सलाह दी, तेरे पास अब कुछ पैसे हैं, तू कल अस्पताल क्यों नहीं जाता और अपने सिर की जांच क्यों नहीं कराता? ये गंभीर है, इसमें देरी मत कर। ये शब्द बिल्कुल वैसे ही थे जैसे रोहन ने देवांश को सलाह देते समय कहे थे, जो सचमुच दिखाता है कि कर्मों का फल मिलकर रहता है और कोई भी इसके न्याय से नहीं बचता। तो फिर तू ही बता, अगर ऐसा नहीं था तो रॉकी मुझे चोट क्यों नहीं पहुंचा सका? रोहन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, एक जिद्दी बच्चे की तरह, ये जोर देते हुए कि देवांश उसे कोई कारण बताए। क्योंकि मैंने तुझ पर जादुई सिद्धि का इस्तेमाल किया था, तेरे शरीर पर कवच की एक पतली परत चढ़ा दी थी जिसे गोलियां भी नहीं भेद सकती। रॉकी के नर्म मुक्कों की तो बात ही छोड़, देवांश ने सच्चाई से समझाया। रोहन, काफी देर तक सन रहने के बाद उसने सीधे अपना फोन निकाला और मुंबई के एक शीर्ष अस्पताल में एक मनोचिकित्सक के साथ अपॉइंटमेंट के लिए पंजीकरण करना शुरू कर दिया। देवांश का वहम बहुत गंभीर है, मैं वास्तव में अब और देरी नहीं कर सकता। जैसे ही रात हुई, अलीशा उस चिकने मोटे आदमी के कमरे में से हर उठी और वह चिकना मोटा आदमी, ये सोचते हुए कि कल दोपहर के बाद वह नॉर्थ मुंबई के प्रमुख राज्यों को एकजुट कर सकता है, अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गया। कभी कभी इंसान पागल नहीं होता, बस सच इतना बड़ा होता है कि दुनिया उसे स्वीकार नहीं कर पाती। एक तरफ वो आदमी जो सच बोलता है और दिमागी मरीज समझा जाता है, दूसरी तरफ वो लोग जो झूठ, लालच और धोखे पर जीते हैं और खुद को सबसे होशियार मानते हैं। अखाड़े में लहू बहा, रिश्ते टूटे और जिन पैरों से कुचला गया वही आज सिर झुकाने को मजबूर है। यह जीत सिर्फ मुक्कों की नहीं थी, यह कर्म का पलटवार था। और कहानी अब उस मोड़ पर है जहाँ मजाक खत्म हो चुका है।